आपका सवाल ये है कि बिश्नोई कौन थे। जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम दिए थे, 20 और 9। तो 20 और 9 नियमों को मानने वाले, इन 29 नियमों को मानने वाले कहलाए बिश्नोई। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, जिसमें मुख्य रूप से उनका जो फोकस था वो था पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। उनका एक कथन था जाम्बोजी महाराज का कि सिर साटे जब रूख रवे तो भी सस्तो जान, कि भैया सिर कटने से भी अगर रूखड़ा मतलब पेड़ अगर बच जाता है, पेड़ को बचाने के लिए भी अगर तुमने अपने सिर को कटवा लिया तो भी सौदा सस्ता ही है, सौदा महंगा नहीं है। एक पेड़ को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपने सिर कटवा दिए थे। बात है जोधपुर के शासक थे महाराजा अभय सिंह। उनके शासनकाल में घटना है 1730 ईस्वी की। उन्होंने आदेश दिया कि भाई जाओ कुछ लकड़ियां वकड़ियां आप लेके आओ, क्योंकि उस समय जो महल वगैरह बनाए जाते थे चूना पकाया जाता था, लकड़ियों को जला के फिर चूना पकाया जाता था। उनके सैनिक गए एक गांव में, खेजड़ली गांव है। खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे इसलिए खेजड़ली गांव उसको कहा, और जाकर और खेजड़ी के पेड़ों पे कुलाड़ियां मारनी कर दी शुरू। अमृता देवी बिश्नोई जो घर में थी उनको पेड़ कटने की आवाज सुनाई दी, भागी भागी गई और उन्होंने मना किया कि तुम पेड़ नहीं काट सकते। सैनिक नहीं माने। अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से यूं चिपक गई, जिसको बोलते हैं ना साहब बात गालना, हाँ यूं लिपट गई। बोले पेड़ तो नहीं कटने, पेड़ अगर काटना है तो पहले मेरा सिर काट दो। अमृता देवी बिश्नोई की जो बेटियां थी वो भी पेड़ के चिपक गई ऐसे। उनके पति थे रामो बिश्नोई, वो भी पेड़ से चिपक गए। सैनिकों ने उनको काटना शुरू किया लोगों को। महाराजा अभय सिंह को जब पता चला, जब तक 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था खेजड़ी के पेड़ों को बचाने। जब महाराजा को पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, क्या कर रहे हो तुम, वापस आ जाओ, खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटा जाए। आप विचार करो कि पेड़ को बचाने के लिए इतने बिश्नोई कट गए थे। तो यहाँ तो भैया मामला काले हिरण का है। केवल हिरण नहीं, हमारे लिए कहने को हिरण है। मैंने देखा है कि वहां पर जो महिलाएं हैं बिश्नोई समाज की, वो हिरण के बच्चे को अपने परिवार के सदस्य, अपने खुद के बच्चे की तरह रखती हैं और स्तनपान तक करवाती हैं। तो आप सोचो, आप अगर किसी हिरण को मार के आए हो तो इसका मतलब परिवार के सदस्यों को मार दिया आपने। बिश्नोई समाज नहीं, विचारधारा है, हाँ, प्रकृति प्रेम की। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। और आज हमारे साथ जो अतिथि है ना भाई, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके वीडियो भी देखे होंगे, रमन भारद्वाज जी। वो जो इतिहास को पढ़ाते हैं और जो रुचि पैदा करते हैं, तो ना सुनने वाले का भी मन करता है कि भाई बैठ के वीडियो देख लूँ पहले पूरी, फिर आगे बढ़ूंगा। तो स्वागत करिए रमन भारद्वाज जी का। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आपको, आपके स्टूडियो को, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारा जो उज्जवल और कीर्तिमान जो इतिहास है, और विशेष रूप से भारत के कण कण में बसा हुआ है। अब तथाकथित इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी एक संकीर्ण मानसिकता से जो दिखाना चाहिए था केवल उसी पर प्रकाश उन्होंने डाला। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो सच्चा इतिहास है वो सच्चा इतिहास देश की जनता के समक्ष रखा जाए, और उसके लिए जितने भी लोगों को बुलाया जाना चाहिए, भले ही महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जहां से भी। मैंने आप लोगों के काफ़ी वीडियोस देखे हैं और आप इस प्रकार से जो बुलाते हैं, तो बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन जी। और आपने बताया कि भाई इतिहास, देखो सच्चा इतिहास तो आप जैसे लोग ही बता रहे हैं, और उन्हीं से हम सीखकर हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि भाई हम आपके पद चिन्ह पर चलें। तो इसीलिए आपको भी अप्रोच किया है कि भाई हमारे दर्शकों को और पूरे देश को ही, दर्शकों को क्या, एक जो क्रांति आई है ना, संचार क्रांति इंटरनेट के द्वारा, तो उसका जो भरपूर सदुपयोग जो है ना, वो यही है कि हम अपने गौरवशाली भारतीय इतिहास को जानें, और उसमें आप बहुत बड़े सहायक हमारे। इसीलिए आपको बार बार कोटि कोटि नमन है कि आपने समय निकाला। साथ ही अभी आपसे एक छोटा सा प्रश्न निजी करना चाहूँगा सबसे पहले। जी जी बिल्कुल, कि इतिहास से रिलेटेड जो पूछना आप पूछिए। आपका भाई इतिहास को जब स्कूलों में हमने भी पढ़ा तो बोरिंग लगता था कि भाई ये तो बोर चीज़ है, क्या काम आएगा हमारे, यही सब की धारणा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से आपकी वीडियो देखी, और भी शिक्षक हैं ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, तो अब रुचिकर लगता है। तो आपकी रुचि कैसे हुई इसके इतिहास में? देखिए, मैं खुद भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। और ये बात भी आपने ठीक कही कि स्कूल में जब इतिहास पढ़ाया जाता था तो इतनी रुचि नहीं होती थी। उसका कारण ये था कि इतिहास को केवल अभी तक एक अंक लाने वाले विषय के तौर पर ही पढ़ाया गया कि आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ लीजिए, इनको आप रट लीजिए और इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो इतिहास
केवल यहां तक सीमित करना कि ये एक अंक लाने वाला विषय है और बस कुछ सन वगैरह ये आप याद रख लो और उसमें एग्जाम आप पास हो जाओगे, इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। अगर सीमित शब्दों में मैं आपसे ये कहूं तो आज हम और आप जो हैं, हमारा अगर जो अस्तित्व है वो इस इतिहास के कारण है। बिल्कुल। इतिहास स्वयं में एक शिक्षक है। इतिहास आपको ये सिखाता है कि पिछले वालों ने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या गलतियां की, क्या नहीं किया। इतिहास ये बताता है कि जो वहां पर गलतियां हुई वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो इतिहास को, मेरा नजरिया यह है कि इतिहास को केवल एक विषय तक सीमित ना रखें। इतिहास अपने आप में स्वयं में एक शिक्षक है। इसको एक रटंत विषय बनाने की अपेक्षा इतिहास को बहुत एक व्यापक तरीके से समझने की आवश्यकता है कि हाँ, वास्तव में यह इतिहास है। और जब आप इतिहास को रटने की बजाय जब पढ़ते हैं और स्वयं से जोड़कर देखते हैं तो इतिहास कभी भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता। अब ये विडंबना है कि आज भी विद्यालयों में या कॉलेजेस में केवल एक विषय के तौर पर कि हाँ ये सिलेक्टेड आपका कोर्स है, उनका भी एक अपना नजरिया होता है कि उनको एग्जाम पास कराना होता है, लेकिन फिर भी एक व्यापक तरीके से इतिहास को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि हमारे अतीत की जानकारी हमको इतिहास के माध्यम से मिले। बिल्कुल, हमारा अतीत ही हमारा भविष्य भी तय करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो आप वर्तमान में हैं या आपका जो भविष्य होगा वो तब है जब इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा थे, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे, महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा थे, वो थे तो आज आप हो। और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां रहेंगी क्योंकि वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रमन जी, आप ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं या फिर आपको कोई फिजिकल सेंटर भी है पढ़ाने का? नहीं, मैं पहले मेरा ऑफलाइन था, लगभग मैंने 10-12 साल ऑफलाइन कोचिंग चलाई और मैंने गवर्नमेंट जॉब में चला गया था तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग क्विट करनी पड़ी। एक के बाद एक लगभग 4 मैंने गवर्नमेंट जॉब की, पहले 3 थी, एक में और हुआ था मेरा। तो वहाँ सरकारी नौकरी में जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो इसीलिए ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है इसको मैंने चुना, क्योंकि पहले मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते इंस्टीट्यूट को क्विट करके फिर सरकारी नौकरी में चला गया। वहाँ जब सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो अब अचानक से तो ऑफलाइन सेटअप नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे में फिर ये एक प्लेटफॉर्म लगा कि चलो अपने अंदर का जो एक शिक्षक है तो क्यों ना उसको यूट्यूब के माध्यम से फिर लोगों के समक्ष रखा जाए। और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और परिणाम आपके सामने है। तो अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन मेरा एप्लीकेशन भी है तो वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नहीं, बहुत अच्छा कि आपने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि तभी हम मिल पा रहे हैं, नहीं तो मिल भी नहीं पाते। अच्छा। आपने रमन जी अभी एक जिक्र किया कि जो भारतीय कुछ तथाकथित इतिहासकार जो संकीर्ण मानसिकता से उन्होंने इतिहास लिखा है या प्रस्तुत किया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या छुपाया और क्या बताया? ये बहुत सही सवाल आपने किया। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, महाराणा सांगा, और केवल आज के इस वीडियो को मैं राजस्थान तक ही सीमित नहीं रखूंगा। महाराणा सांगा की भी बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी, छत्रपति संभाजी महाराज की भी बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक इतिहास का एक व्यापक जो क्षेत्र है वो जो आपके व्यूअर्स हैं उनके समक्ष ये प्रस्तुत किया जाए। जो संकीर्णता वाली जो आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकाला इसमें से, इतिहास में अब तक ये पढ़ाया गया, जैसा आप भी बहुत रुचि रखते हैं इतिहास में, कि बाबर को महाराणा सांगा ने भारत में बुलाया, हमको अभी तक ये पढ़ाया गया। हाँ, यही भ्रांति है, ये बताया गया। बाबर के भारत में आने से रिलेटेड 2 सोर्सेज रखता हूं मैं आपके समक्ष। एक तो बाबर खुद अपनी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा। उसमें यह कहता है कि मेवाड़ के सांगा ने अपना एक व्यक्ति भेजा और इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता मांगी। मतलब सरल शब्दों में कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने में बाबर, आप मेरी सहायता करो और आप आ जाओ दिल्ली पर, आप अपना अधिकार कर लेना और आगरा तक मैं अपना अधिकार कर लूंगा। ऐसा तो लिखता है बाबर। एक सोर्स है, एक पांडुलिपि है, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। अब मैं मेवाड़ की तरफ के राजपुताना की तरफ के आपको सोर्स बता रहा हूं। एक सोर्स है, एक पांडुलिपि, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। उसमें एक सोर्स को मेंशन किया गया है। महाराणा सांगा के एक पुरोहित थे जो महाराणा सांगा की दिनचर्या को लिखा करते थे। मतलब उनकी एक दैनिक जो डायरी होती थी कि साहब, जैसे आज लिखा जाता है कि 9 बजे फलाना मीटिंग है, 10 बजे ये है, 11 बजे, तो कुछ उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो जो पुरोहित जी की डायरी थी जिसमें महाराणा सांगा की दैनिक गतिविधियों को लिखा जाता था, उसी डायरी से मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास नामक उस पांडुलिपि में उस बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि बाबर ने अपना एक व्यक्ति हमारे पास में भेजा, महाराणा सांगा के पास। हाँ, महाराणा सांगा के पास,
कि साहब आप हमारी सहायता करना, हम यहाँ पर आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, और ये इतना एरिया जो है वो हम रख लेंगे, और इतना एरिया जो है ये आप अपने पास में रख लेना। अच्छा, अब वो तथाकथित इतिहासकारों वाली बात है, तो उसमें यह है कि बाबर ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुझसे सहायता मांगी। इब्राहिम लोदी के साथ में महाराणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे। हाँ। एक लड़ा था 1517 का खातौली का, अभी खातौली राजस्थान का एक जिला है, कोटा, उसमें आता है। पहले रियासत होती थी आपकी, एक रियासत होती थी आपकी बूंदी, जो हाड़ा चौहानों का शासन था। 1631 में कोटा रियासत बनी थी, मतलब पहले बूंदी रियासत में आता था, ये हिस्सा अभी आपके कोटा जिले में आता है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में अकेले हराया था, एक 1517 के खातौली के युद्ध में, एक 1518 के बाड़ी के युद्ध में। बाड़ी जो आपके राजस्थान के धौलपुर में आता है। हालत खराब कर दी थी उसकी, इब्राहिम लोदी की। अब आप ये सोचो कि बाबर ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी को पराजित करना है, वो कर चुके हैं, हाँ, और उसको पराजित करने में मेरी सहायता करो। अरे भैया, महाराणा सांगा अकेले वो दिल्ली वाले इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हरा के बैठे हुए हैं खुद। और छोड़ो आप तो दिल्ली वाले को, मालवा में बैठा करता था महमूद खिलजी सेकंड। महाराणा सांगा ने उसके साथ में युद्ध लड़ा था, वो गागरोन की तरफ अटैक करने के लिए आया था। गागरोन जो राजस्थान के झालावाड़ में आता है। और यहाँ पर महाराणा सांगा ने अपना एक सामंत अपॉइंट कर रखा था, ये आपके मेदिनी राय जो चंदेरी के राजा थे, उनको गागरोन वाला हिस्सा दे रखा था। और वो इस बात से चिढ़ा बैठा था, महमूद खिलजी सेकंड, मालवा वाला, मालवा या मांडू बोलते हैं उसको, जो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में लगता हुआ जो एरिया आता है। और उसने जब अटैक किया तो महाराणा सांगा गए और उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको कई महीने तक बंदी बना के रखा अपने पास। 6 महीने तक लगभग। हाँ, कुछ जैसे सोर्स कहते हैं कि साहब 6 महीने बनाते हैं, कुछ ये कहते हैं कि नहीं 3 महीने, तो वो अलग विषय। 6 महीने बंदी बनाया, 3 महीने, लेकिन उसको पकड़ के बंदी बना लिया था। फिर एक किस्सा इसके संबंध में ये है कि एक बार महाराणा सांगा उसके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए, और महाराणा सांगा ने उसको कोई एक गिफ्ट देना चाहा कि तेरे व्यवहार से मैं खुश हूं। तो उसने कहा कि साहब देखो, मैं आपकी कैद में हूं, और मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं कैद में होने के बाद हाथ पसार के लूं तो मुझे भिखारी जैसा फील आएगा। तो महाराणा सांगा उसकी बात से बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तेरे को रिहा किया जाता है। उसको रिहा कर दिया महाराणा सांगा ने। तो महमूद खिलजी सेकंड जब गया यहां से, तो उसने महाराणा सांगा को 2 चीज गिफ्ट में दी थी। एक तो खुद का कोई मुकुट था जो रत्न जड़ित था, और एक कोई उसकी कमर की पेटी थी सोने की, वो गिफ्ट में दी थी महाराणा सांगा को। तो कहने का मतलब ये है कि महाराणा सांगा ने केवल उसको इब्राहिम लोदी को नहीं पीटा, मालवा वाले को पीटा भी, पीट के उसको बंदी भी बना लिया था, कैद में रखा। और वो गया, एहसान मान के गया, और सिर का मुकुट और कमर की पेटी दे के गया। और आप तो ये छोड़ो, सॉरी, बाबर एक जगह लिखता है कि दिल्ली वालों में, मालवा वालों में, और इसके अलावा आपके गुजरात वालों में, ये तीनों इतने सक्षम नहीं है कि महाराणा सांगा को पराजित कर सके। महाराणा सांगा ने गुजरात की तरफ अटैक किया था। गुजरात, दरअसल गुजरात और राजस्थान मेवाड़ रियासत के बीच में एक हिस्सा आता है आपका ईडर, जो अभी गुजरात राज्य में आता है। राठौड़ थे यहाँ पर, और यहाँ पर उत्तराधिकार का कोई एक संघर्ष हुआ था। महाराणा सांगा ने अपने एक व्यक्ति रायमल को वहां पर बैठा दिया। गुजरात वाला चिढ़ गया इस बात से। गुजरात का शासक था महाराणा सांगा के समकालीन, उस समय जब ये युद्ध हुआ था, आपके मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह ने अपने 3 आदमी भेजे एक एक करके। पहले भेजा निजाम उल मुल्क को, वो आया, और हालांकि उसने ईडर पर अधिकार कर लिया था, पर वो उसको वापस भगा दिया गया वहां से। फिर भेजा जहीर उल मुल्क को, वो आया, वो ईडर को नहीं जीत पाया। फिर आपके आया निजाम, आपके मलिक हुसैन या मुबारिज उल मुल्क। महाराणा सांगा ने देखा, बोले ये इनका डेली का काम हो गया, भर आ रहे हैं, ये कभी किसको भेज रहा है, कभी किसको भेज रहा है। तो महाराणा सांगा अब खुद गए और उसको भगाया, मुबारिज उल मुल्क को भाग के गया अहमदनगर के दुर्ग में, और महाराणा सांगा ने उसका पीछा किया अहमदनगर तक, उनके किलो विलो को तोड़ा, आग लगा दी, बहुत लोगों को बंदी बना लिया, और जितने उनके हाथी घोड़े खजाना वजाना था वो सब पे धावा बोल दिया। मतलब सोर्सेज ये कहते हैं, जैसा एक सोर्स है राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा का, इसके अलावा एक सोर्स और है उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। वो उसमें ये लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा के इस अटैक के कारण गुजरात का बहादुर शाह आतंकित हो गया था, भयभीत हो गया था, और दोबारा हाथ जोड़ दिए थे उसने, हम अटैक नहीं करेंगे। तो अब इन सारी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है, जो आपका ये सवाल था कि साहब ये जो आप कहते हैं संकीर्ण मानसिकता वाला, बाबर ने जो ये लिखा है कि साहब मेरे को सांगा ने बुलाया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता करो। अरे भैया, सांगा दिल्ली वाले को और मालवा वाले को और गुजरात वाले को पहले हरा के बैठे हुए, इकट्ठे बेल रहे। हाँ, तो तेरी जरूरत ही नहीं है। तो अब
वो जो तथाकथित इतिहासकार है ना, जो आपका सवाल था हम्म। कि साहब वो संकीर्ण मानसिकता, तो ये जब पढ़ते हैं ना तब लगता है कि मानसिकता बड़ी संकीर्ण है कि आप सेलेक्टेड चीज दिखाना चाह रहे हो। आप जब बताओ तो इन सारी चीजों को व्यूअर्स के या जो इतिहास जो पढ़ना चाहते हैं उनके समक्ष रखो। वो इतना पढ़ने के बाद कोई मूर्ख व्यक्ति भी आपको ही बता देगा कि किसको किसकी आवश्यकता है। फिर बाबर बैठा है वहां, महाराणा सांगा खुद की जगह में बैठे हैं। सहायता की आवश्यकता किसको होती है? भाई मैं अपने शहर में हूं, मेरे शहर में मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। सहायता की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जो बाहर से आएगा मेरे शहर में। अगर मैं यहाँ आपके शहर में आया हुआ हूं तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे शहर में आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो महाराणा सांगा किसके पास में आ रहे हैं? सॉरी, बाबर किसके पास में आ रहा है? महाराणा सांगा के पास में। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि किसको सहायता की आवश्यकता थी। उल्टा करके लिख दिया उन्होंने। तो वो बात तो साथ ही हम पिछले साल ना महाराणा सांगा की जयंती पर उनके चबूतरे पे गए थे, दौसा बसवा में जो है, दौसा बसवा में हाँ, जो है। हाँ। तो वहां जाने के बाद रुचि बढ़ी, तो मैंने कुछ पढ़ा निकाला, तो एक चीज सामने आई और मैंने आपकी वीडियो में भी शायद देखा था उसे, कि बहादुर शाह जो था वो इतना एहसान फरोमोश था कि उसने शरण मांगी थी महाराणा सांगा से। अच्छा, ये देखो दो अलग अलग चीजें हैं। फिर बाद में उन्हें बसवा वाला जो किस्सा है वो अलग है, हाँ। और बहादुर शाह वाला जो किस्सा है वो अलग है। बसवा तो क्या है, जब ये खानवा का युद्ध हो चुका था आपका, हाँ। 17 मार्च 1527 को। श्यामल दास हैं एक जो राजस्थान के थे, कविराज श्यामल दास, जिन्होंने एक किताब लिखी है वीर विनोद। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे वो। उन्होंने उसकी डेट बताई है 16 मार्च 1527। खैर ये विषय नहीं, खानवा की, हाँ, खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा को वहां पर उस बसवा स्थान पर लाया गया था, क्योंकि उसमें गलती क्या करते थे यहाँ वाले शासक कि वो खुद जो है युद्ध के स्थल में बिल्कुल बीच में पहुंच जाया करते थे। जहां पर हम ये देखते हैं कि बाबर जब ये युद्ध लड़ रहा था खानवा का, तो वो खुद उस रिजर्व टुकड़ी में पीछे की तरफ रहता था, सुरक्षा में। हाँ भाई, सेना के दो भाग होते थे, एक आपका आगे वाला जिसको हरावल कहा जाता था, एक पीछे वाला भाग जिसको चंडावल कहा जाता था। यहाँ वाले योद्धा सीधे आगे वाले भाग में पहुंच जाया करते थे। बाबर पीछे रिजर्व टुकड़ी में रहकर लड़ रहे हैं, महाराणा सांगा बीच में पहुंच गए, एक तीर उनको आकर लगा, मूर्छित हो गए, उनको लाया गया बसवा। बसवा में जब उनको होश आया तो महाराणा सांगा ने पूछा कि भाई यहाँ पर कैसे हैं? बोले साहब ये युद्ध का परिणाम रहा और आप जो है वो घायल हो गए थे। तो वहां पर उन्होंने जिद करी, नहीं मेरे को तो वापस जाना है, और एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो एक किला आता है आपके रणथंबोर में, राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंबोर है, जो टाइगर सेंचुरी है, अभी नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क है, सेंचुरी नहीं, सवाई माधोपुर में, हाँ सवाई माधोपुर में। तो वहां पर महाराणा सांगा गए और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी चित्तौड़ नहीं जाऊंगा और इसके अलावा मैं पगड़ी भी नहीं पहनूंगा, मुकुट धारण नहीं करूंगा जब तक मैं इस बाबर को पराजित नहीं कर देता। तो तब तक फिर वो चीरा लपेट कर रहने, चीरा मतलब एक कपड़े का टुकड़ा होता है, वो सिर पे जो है वो लपेट कर रहने लगे। तो ये वाला तो विषय तब है जब वो खानवा के युद्ध से आए थे, तब वो बसवा में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां पर उनका वो चबूतरा बना हुआ है। अब ये भी देखो बहुत मतलब बुरा लगता है, ये विडंबना है कि जिन महापुरुषों ने, जिन योद्धाओं ने हमारे लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, मतलब अपनी हथेली पर रखकर प्राण परोस दिए कि ये लो, कि मैं अगर आज यहां पर ये अपना बलिदान दे रहा हूं तो जिसके कारण मेरी जो पीढ़ियां हैं वो आने वाले समय में बची रहेंगी। महाराणा सांगा के उस चबूतरे की ऐसी हालत थी कि कोई व्यक्ति अगर जाकर देखे और जिसको ये पता हो कि महाराणा सांगा क्या क्या इतिहास है, उन्होंने किस प्रकार से हमारे लोगों के लिए बलिदान कर दिया था, वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए कि किस प्रकार से कैसी हालत हो रखी थी। बहुत बुरी। हम गए थे तो घास हम काट गए वहां की, फिर हमने वहां पर एक गार्ड था वो कुछ बना, अब तो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ म्यूजियम बनेगा, कर दिया, अब तो ठीक म्यूजियम बनेगा। ये जागरूकता ही आप जैसे जो लोग हैं जो ठीक है इस तरह से अवेयर कर रहे हैं, तो लगा कि भाई ये हमारी केवल ये एक चबूतरा नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बिल्कुल इसको बचाना जरूरी है, ये आपका अतीत है, ये बता रहा है आपका वर्तमान और हमारा गौरव है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही इसमें फिर जब मैंने पढ़ा तो यही बात निकल के आई थी कि जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बहादुर शाह था, हाँ ये दूसरा कैसे शरण मांगी, हाँ और फिर अटैक किया। तो ये तो एक विषय क्लियर हुआ, ये वाला आपका बसवा वाला, ये तो था वो उसके खानवा के युद्ध के जस्ट बाद वाला। बहादुर शाह गुजरात का शासक बना था, और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार अटैक किया था, 1533 में और एक 1534-35 में। और इस बहादुर शाह के अटैक के कारण वहां पर वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ा था। जौहर जब महिलाएं जिंदा अग्नि कुंड में कूद जाती थी, जिंदा अग्नि को गले लगा लेती थी, तो इस प्रकार की घटनाओं को जौहर कहा जाता है, जो राजस्थान में आपको कई जगह देखने को मिलेंगी। मैं इस विषय को बहुत डिटेल से समझाना चाहता हूं कि बहादुर शाह को कभी मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपने यहां पर शरण दी थी, और महाराणा सांगा की जो माता जी थी वो बहादुर शाह को बेटा बेटा कहती थी। उनको नहीं पता था जिसको मैं बेटा कह रही हूं कल को ये अटैक करेगा यहां पर, और इसी के कारण यहां हजारों वीरांगनाएं जौहर कर लेंगी।
अब संख्या हो सकता है अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति के कारण वहां पर जौहर हुआ। सुनना, गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह के 8 बेटे थे, वही महाराणा सांगा के जो समकालीन जो महाराणा सांगा ने अटैक किया था अहमदनगर पर, आतंकित कर दिया था उसको भयंकर। वो अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करता था। क्या नाम था उसका, शायद सिकंदर करके कुछ था। बोले मेरे बाद में ये अगला शासक बनेगा मेरा ये बेटा। दूसरे नंबर का जो ये था बहादुर शाह, ये बहुत महत्वाकांक्षी था। ये चाहता था, बोले नहीं ये कैसे बन जाएगा, मैं बनूंगा अगला बादशाह। तो सुल्तान बोलते थे उनको, बादशाह तो इन मुगलों को बोलते थे, सुल्तान बोलते थे वहां को। उसने अपना एक गुरु बना रखा था, शेख जीयू उसका नाम था। वो शेख जीयू के पास में गया। उसके संबंध में कहा जाता है, उस व्यक्ति के संबंध में, कि वो जो भविष्यवाणी करता था वो बहुत सटीक बैठती थी। उसने ये भविष्यवाणी की कि गुजरात का जो सुल्तान है बहादुर शाही बनेगा। तो उसको कहा, बोले साहब वो तो बन गया, उसका मुजफ्फर शाह का बड़ा वाला बेटा बना हुआ है। बोले नहीं, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाएगी। अब जब सिकंदर शाह को इस बात का पता चला कि साहब ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला शासक तो ये बनेगा गुजरात का, इनसिक्योर हो गया। हाँ, इनसिक्योर हो गया। बोले एक काम करो, इसको मरवा दो, बहादुर शाह को, अपने भाई को ही मरवा दो। अब ये तो है ही इतिहास में भाई, ज्यादातर ये देखते हैं जो भी बने दिल्ली में, इधर गुजरात मालवा में, अपने भाइयों को और पिता को मार मार के ही बने। तो वो बोला अब यहाँ से तो भागना पड़ेगा। तो शेख जीयू के पास में गया, बोले ऐसा ऐसा आदेश हुआ है, अब सुल्तान मेरे को मार देगा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। बोले कहाँ जाएगा भैया? बोले मेवाड़ में जाऊँगा, मेवाड़ में शरण मांग लूंगा। बोले ठीक है चल आ जा, और कुछ पूछना है कि तेरे को? बोले मैं मेवाड़ का नाश भी करना चाहता हूँ। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति मेवाड़ में शरण मांगने जा रहा है और उसके दिमाग में ये विचार है कि इस मेवाड़ को मैं खत्म भी कर दूंगा। आप सोचो एक बार इस चीज को, ऐसा इन्फॉर्मेशन। फिर शेख जी ने उससे कहा कि भैया एक बात सुनता जा, जिस दिन इस मेवाड़ का या चित्तौड़ का तू नाश करेगा उसी दिन तेरा भी नाश हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं सब सहने को तैयार हूं। अब एक सवाल ये कि वो नाश करने की क्यों सोच रहा है भैया, अभी बताता हूं इस बात को। वो पहुंच गया महाराणा सांगा के पास, और महाराणा सांगा के वहां पर उसका खूब सम्मान हुआ। ऐसा नहीं कि साहब ये मुजफ्फर शाह का बेटा है और गुजरात वालों से हमारी जो दुश्मनी चल रही है, क्योंकि महाराणा सांगा के टाइम भी दुश्मनी चल रही थी। महाराणा सांगा से पहले जो महाराणा रायमल थे उनके टाइम भी दुश्मनी चल रही थी। महाराणा रायमल से पहले वालों के टाइम भी दुश्मनी चल रही थी। आपके महाराणा कुंभा हुए या फिर महाराणा आपके मोकल हुए या महाराणा लाखा हुए, ये परंपरागत दुश्मनी चलती आ रही थी। इस सब के बावजूद महाराणा सांगा ने उसको अपने यहाँ पर शरण दी कि कोई बात नहीं। महाराणा सांगा की माता की नहीं साहब मेरा बेटा है, बेटा बेटा कह के संबोधित करती थी। जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पेज नंबर शायद 116 कुछ करके है उसका, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पेज नंबर। एक दिन का किस्सा है कि महाराणा सांगा के कोई भतीजे थे, उन्होंने बहादुर शाह को बुलाया। बोले आओ आज अपने यहाँ भोजन वोजन करेंगे, अपने यहाँ बैठते हैं, और उसके सम्मान में कोई नाच गाने का कार्यक्रम भी रखा, पार्टी कर दी। हाँ, बोले ठीक है भोजन वोजन करेंगे और अपने डांस वांस भी करा लेंगे। एक महिला नृत्य कर रही थी, बहादुर शाह ने उस महिला की बहुत तारीफ करी। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धिमान है, जो भी जिस तरीके से। तो वहां जो व्यक्ति बैठे थे वो महाराणा सांगा के जो भतीजे थे, उन्होंने कहा कि आप जानते हो इसको? बोले नहीं। बोले हमने एक बार वहां पे अटैक किया था अहमदनगर में, तो आपके वहां काजी की पुत्री है, ये लेके आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, उस महिला के साथ सम्मान से रखा हुआ था। बहादुर शाह ने, अब उस पॉइंट पे आता हूं, जो निकला था वहां से शेख जी को कह के कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा मेवाड़ को, उसके मन में ये टीस थी कि महाराणा सांगा ने कभी अहमदनगर पर अटैक किया था, लूटा था। तो महाराणा सांगा के मन में अगर ये विचार होते तो फिर तो तेरे को शरण ही नहीं देते भैया, मार देते हैं। हाँ, अब खैर उसने जब ये बात कही, महाराणा सांगा के भतीजे ने बात कही कि साहब हम अहमदनगर से इसको लेकर आए थे, तो बहादुर शाह ने अपनी तलवार निकाली और भतीजे पर वार किया और उनको मार दिया। मेवाड़ के बाकी के और जो सामंत थे, जो सिसोदिया थे, उन्होंने तलवार निकाल ली कि हम इसको मारेंगे बहादुर शाह को। तभी महाराणा सांगा की जो माताजी थी वो आई, उन्होंने कटार अपने हाथ में ले रखी थी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के अगर तुम में से किसी ने हाथ लगा दिया तो मैं ये कटार अपने खुद के शरीर में घोंप लूंगी। तो उन्होंने तलवार छोड़ दी, नहीं माताजी नहीं मारेंगे। ये वही बहादुर शाह था जो आगे चलकर गुजरात का शासक बना। 1533 में इसने पहली बार अटैक किया। उस समय चित्तौड़ के शासक थे विक्रमादित्य, वो बालक थे, उनकी माता थी कर्मावती या कर्णावती, वो उनकी संरक्षिका बनी हुई थी। उस समय ये रणथंबोर का किला भी ले गया, बहुत सारा खजाना भी ले गया, और फिर दोबारा ये अटैक करने के लिए आया 1534 में, और 1535 में इसने अधिकार कर लिया। बहुत सारी वीरांगनाओं ने वहां पर जौहर किया, पर उनको नहीं पता था कि जो व्यक्ति तुम्हारे यहां से बचकर जा रहा है, इसके कारण यहां पर कितने ही योद्धा मारे जाएंगे,
कितनी ही वीरांगनाओं को यहाँ पर जोहर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़े ही और यहाँ एक किस्सा और हम सुनते हैं, दर्दनाक बात है। हाँ, कि यहाँ आप शरण दे रहे हो, हाँ, और आप दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धा को देखो, मारवाड़ वाले, जिन्होंने औरंगजेब की पोत्री उनके पास में थी, उसको से सम्मान सुरक्षित पहुंचा कर। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभी कि ये क्या चरित्र है कि दुर्गादास जी थे जिन्होंने औरंगजेब की पोती को पाला पोसा, और वो भी इस्लामिक शिक्षा के साथ, फिर सह सम्मान वापस लौटा दिया। और एक ये है कि इसको शरण दे रहे हो, खा रहे हो, पिला रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, और ये मार रहा है आपको। ये बहुत जोरदार किस्सा है। मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ थे, जो जोधपुर वाला जो एरिया है ना, हाँ, इसको बोलते हैं मारवाड़। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, और औरंगजेब ने, जो जोधपुर के थे महाराजा जसवंत सिंह, जिनको जमरूद भेजा हुआ था, अफगानिस्तान में आता है, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी नवंबर आपके 1678 ईस्वी में। उनके बेटे थे ये अजीत सिंह। अजीत सिंह को इसने शासक नहीं बनने दिया औरंगजेब ने, मारवाड़ का। हाँ, मारवाड़ का शासक नहीं बनने दिया। दुर्गादास राठौड़ पूरे जीवन भर ये प्रयास करते रहे कि साहब मैं इनको शासक बना सकूं। खैर, औरंगजेब के जीवित रहते वो नहीं बन पाए, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो शासक बन गए, अजीत सिंह शासक बन गए। इसमें मारवाड़ के जो शासक थे, महाराणा राज सिंह, आपके 1652 से और 1680 ईस्वी तक का उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने खूब अभियान चलाए वहां मेवाड़ में। इसके औरंगजेब ने जो थाने बैठा रखे थे, उन सारे थानों को खत्म कर दिया था महाराणा राज सिंह ने। औरंगजेब ने इन दोनों को संयुक्त होने के बाद में कि साहब ये मारवाड़ वाले दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जाकर मिल गए, ये संगठित हो रहे हैं मुगलों के खिलाफ, तो औरंगजेब आया अजमेर और अपने बेटे अकबर को सेना का नेतृत्व देकर और भेजा इन पर चढ़ाई करने के लिए मारवाड़ की तरफ। अकबर ये दूसरा वाला। हाँ, ये दूसरा मैं बता देता हूँ। ये मुगल शासक अकबर है, वो अलग है। औरंगजेब के जो बेटे थे ना, आजम, मुअज्जम, उनमें से एक बेटे का नाम अकबर, वो अलग अकबर है। तो कई बार व्यूवर्स को लगता है साहब अकबर तो पहले थे, ये कौन से अकबर आ गए। अकबर को जब भेजा तो मेवाड़ और मारवाड़ वालों की कूटनीति देखो। उस अकबर को ये कहा कि क्यों लड़ाई लड़ रहा है भाई, क्यों परेशान हो रहा है, एक काम कर, तू हमारा साथ दे। बोले क्या मिलेगा मेरे को? बोले बादशाह तेरे को बना देंगे, तेरे पिता को हटा देंगे और अगला मुगल शासक बना देंगे हम तेरे को। जनवरी 1681 में अकबर ने मेवाड़ और मारवाड़ का साथ मिलने से खुद को बादशाह घोषित कर दिया। पाली में, राजस्थान का एक जिला आता पाली। बोले अगला बादशाह मैं। अब वो औरंगजेब के टेंशन, औरंगजेब ये देखे, बोले बेटे को तो लड़ने भेजा था, बेटा तो बागी हो गया, और ये मेवाड़ और मारवाड़ वाले उसका साथ दे रहे हैं, और इसने तो खुद को ही बादशाह घोषित कर दिया, मतलब मेरा ही पत्ता काट दिया इसने। उसने एक चाल चली, और वो हालांकि बड़ा लंबा किस्सा है, तो शॉर्ट में ये है कि फाइनली अकबर को यहां से छोड़कर और भागना पड़ा। अकबर जब यहां से भागा तो उसका एक तो बेटा था बुलंद अख्तर, एक उसकी बेटी थी सफियतुन्निसा। उसने मारवाड़ वाले दुर्गादास राठौड़ के हाथ जोड़े, बोले मैं जा रहा हूं, पिताजी को अब ये सारा षड्यंत्र का सब पता लग ही गया, आप जानते ही हो, वो जिंदा छोड़ेंगे नहीं मेरे को, तो मैं जाता हूं, लेकिन मेरे पुत्र को और मेरी पुत्री का ध्यान अब आप रखना। दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा दोनों की परवरिश की। जब वो बड़ी होने लगी, सफियतुन्निसा जवान होने लगी, तो औरंगजेब को ये टेंशन हुई। एक सोर्स बताता हूं आपको, गुजरात के थे ईश्वरदास, उनका एक सोर्स है फतुहात ए आलमगिरी। उस सोर्स से हमको पता चलता है कि औरंगजेब ने अपने एक व्यक्ति सुजात खां को कहा, जब उसको ये पता लगा कि साहब पोत्री, अब उसकी तो पोती लगी, हाँ पोती उसकी तो, बोले पोती बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, और कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए मारवाड़ में, तो बोले जैसे भी हो, उसने ये कहा मेरे सम्मान की रक्षा करो सुजात खां को, अपने व्यक्ति को। सुजात खां ने ये बातचीत करी और गुजरात वाले को, ईश्वरदास को मीडिएटर बनाया और दुर्गादास राठौड़ से संपर्क किया, और जैसे तैसे उसकी पोत्री जो है और उसका जो पोता था बुलंद अख्तर, वो उसके पास में पहुंचा दिए गए। औरंगजेब ने आने के बाद कहा कि साहब इसकी परवरिश के लिए कोई एक टीचर बुलाओ जो इस्लामिक रीति रिवाज से शिक्षा दीक्षा इसको दे। तो सफियतुन्निसा ने कहा, बोले दादाजी मेरी तो जो परवरिश हुई है वो इस्लामिक रीति रिवाज से हुई है, और अजमेर से बाकायदा एक शिक्षिका बुलाई गई थी, वो शिक्षिका हमको इस्लाम धर्म की शिक्षा देती थी। बोले वहां पर मारवाड़ में तेरी इस्लामिक रीति रिवाज से शिक्षा? बोले किसने की? बोले दुर्गा बाबा। दुर्गादास राठौड़ ने उसकी पोती का अपनी पोती की तरह ध्यान रखा और बाकायदा इस्लामिक रीति रिवाज से उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई।
औरंगजेब ने पूछा कैसा लगता है दुर्गादास राठौड़, मतलब कैसा दिखता है? बोले दादाजी ये तो पता नहीं। बोले मतलब पता नहीं मतलब? बोले बड़े होने के बाद ना तो उन्होंने कभी अपना चेहरा मुझे दिखाया और ना कभी मेरा चेहरा देखा, हमेशा पर्दे की आड़ में आया करते थे। अब सोचो औरंगजेब के दिमाग में दुर्गादास राठौड़ के प्रति क्या विचार आए होंगे कि ये होता है चरित्र का उदाहरण। अब आए होंगे कि नहीं आए होंगे, लेकिन आपके और हमारे दिमाग में तो ये आएंगे कि क्या चरित्र था उस व्यक्ति का, दुर्गादास राठौड़ का, कि शत्रु की जो पोती है उसका भी उसी रीति रिवाज से उस प्रकार से पालन पोषण किया जा रहा है जैसे स्वयं के परिवार के किसी सदस्य का। बिल्कुल। और ये तो चरित्र हिंदू का रहा ही है कि भाई वो जबरदस्ती किसी को हिंदू बनाते नहीं है, ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता। हाँ, साथ ही अभी वही फिर बात आती है कि जो बहादुर शाह था वो शरण लेने के बाद भी अटैक मार रहा है। हाँ, कर गया वो, अटैक कर गया। और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जोहर कर रही हैं। तो ये एक चरित्र है जो छुपाया गया, इतिहास ने जो संकीर्ण मानसिकता की बात शुरू हुई थी वहीं पर फिर लौटते हैं कि भाई ये सब हमसे छुपाया गया। इसी में मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ आपको। बताइए। एक तो महाराणा प्रताप का, हाँ, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज का। दोनों के एक जैसे एग्जाम्पल हैं। 1580 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप पर अटैक करने के लिए, वो लगातार सेना भेज रहा था। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ही था। कुछ जगह 18 जून डेट देखने को मिलती है, कुछ जगह 21 जून। उसके बाद उसने शाहबाज खां को भेजा 3 बार अटैक करने के लिए, 1577, 1578, 1579। पार नहीं पड़ रही थी, महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर 1580 में उसने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, वो जिनकी हम कविता पढ़ते हैं। खान खाना ने महाराणा प्रताप पर अटैक करने से पहले एक स्थान आता है शेरपुरा, अपने परिवार की जो महिलाएं थी, बेटी वगैरह थी, परिवार के लोगों को वहां पर सुरक्षित रखा कि तुम लोग यहां पर रुको, मैं कीका पर अटैक करने जा रहा हूं। महाराणा प्रताप मतलब कीका बोला करते थे उनको, मैं अटैक करने जा रहा हूं उन पर। महाराणा प्रताप के जो बड़े पुत्र थे कुंवर अमर सिंह, उनको इस बात की जानकारी मिली कि ये जो अब्दुल रहीम खान खाना जो अटैक करने के लिए आ रहा है, इसने अपने परिवार को सुरक्षित वहां रख रखा शेरपुरे में। उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया वहां पर कुंवर अमर सिंह ने, और परिवार की जितनी भी महिलाएं थी उन सबको बंदी बनाकर ले आए और महाराणा प्रताप के सामने पेश किया। बोले ये लो साहब, इनके परिवार की सारी औरतों को बंदी बना लाए। अब आप देखो किसी व्यक्ति के चरित्र का क्या श्रेष्ठतम उदाहरण हो सकता है कि महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को शाबाशी नहीं दी, अमर सिंह को धमकाया, बहुत गुस्सा हुए। बोले हमारी दुश्मनी उस व्यक्ति के साथ है, उस मुगल बादशाह के साथ में, इन महिलाओं के साथ में हमारी दुश्मनी नहीं है। तुम जाओ और ससम्मान इन महिलाओं को वहीं छोड़कर आओ जहां से तुम लेकर आए हो। बिल्कुल, जीता हुआ। हाँ, मतलब एक बिना संघर्ष के जीता हुआ युद्ध उन्होंने दे दिया सिर्फ वसूलों के लिए। हाँ, कर सकते थे, नहीं तो बंदी बना के आप कुछ भी डील करवा सकते हो। बिल्कुल, ये होता है चरित्र का उदाहरण। फिर ऐसा ही उदाहरण हमको देखने को मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में भी। आप एक किताब देखना, सर जदुनाथ सरकार ने लिखी है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, पेज नंबर 43। उसमें यह जानकारी है कि ये जो आपका कल्याण वाला जो क्षेत्र है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, है। तो वहां पर उन्होंने अधिकार कर लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। बात है 1657 ईस्वी की। और अब्बाजी सोनदेव को वहां का सूबेदार अपॉइंट कर दिया कि अब्बाजी सोनदेव एक काम करो, आप संभालो इसको। अब्बाजी सोनदेव ने वहां से एक महिला को पकड़ा। बताया जाता है, जैसा उस किताब में लिखा हुआ, बहुत सुंदर महिला थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष लेकर गए, ऑफर किया उनको, बोले ये लो साहब, ये मुस्लिम महिला बहुत सुंदर महिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पता है क्या किया? उसको अपनी माता का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मेरी माता के समान हैं। और फिर उस महिला के डर को दूर करने के बाद उसको और दूसरे वस्त्र दिए, आभूषण दिए, 500 घुड़सवारों को भेजा, जाओ और ससम्मान इस महिला को बीजापुर छोड़कर आओ। वो कौन थी पता है? बीजापुर के जो पहले के कोई सूबेदार थे, उनके बेटे की पत्नी थी वो। ससम्मान उसको वापस छुड़वा कर आ गए। और उस महिला को ये कहा, मतलब माता का दर्जा देने के साथ, सोचो आप क्या, मतलब क्या चरित्र रहा होगा इन योद्धाओं का, कि आप मेरी माता समान हैं। बस ये है कि जीजाबाई का पुत्र होने की बजाय अगर मैं आपका पुत्र होता तो मैं थोड़ा और ज्यादा सुंदर हो जाता, क्योंकि आप सुंदर हो तो मैं और ज्यादा सुंदर हो जाता, बाकी आप हो मेरी माता। ये है चरित्र के उदाहरण। बिल्कुल, क्योंकि युद्ध जो लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, आप राज्य के लिए लड़ रहे हो या महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो सैनिकों से लड़ो। महिलाओं से जो ये युद्ध या जोहर जो आया, ये तो लुटेरों के द्वारा ही आया है, ये तो स्पष्ट है। अब इसको कोई विवाद माने तो माने,
अब ये बात तो सच्ची है। जो न्याय वालों जो नियम बना रखे थे, जो नैतिकता पर चलते थे, ये पालना किया करते थे उन चीजों। अब कई जगह इतिहास में ये भी है कि आप इन कारण से आप लोग पराजित हुए, लेकिन आप आज 2024 में बैठकर ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि साहब 1194 में, ये 1192 में कोई पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने उसको जाने दिया, मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। तो उस विषय को समझने के लिए आपको उस समय की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आपको ये विचार करना पड़ेगा कि उस समय समाज के क्या मूल्य हुआ करते थे। क्या उस समय किसी भागते हुए शत्रु पर प्रहार किया जाता था? क्या किसी निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार किया जाता था? अगर प्रहार किया जाता था तो उस समय इस चीज को बड़ा अपयश माना जाता था। तो आज के इस 2024 में बैठकर हम उस समय का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल न्याय नहीं कर पाएंगे और उसके साथ में। तब तक उन्होंने छल देखा भी नहीं था। हाँ भाई, आदमी सीखता गलतियों से। बिल्कुल, जब उसने छल देखा ही नहीं है तो उसे क्या पता है छल करेगा? नहीं पता था, ऐसा पता ही होता तो उनको वो ये जानकारी होती ना कि ये बहादुर शाह, तुम इसको शरण दे रहे हो गुजरात वाले को, और ये कल इसी के कारण तुम्हारी बहुत सारी वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ जाएगा। साथ ही आपने अभी बात निकलाई बातों में कि महाराणा प्रताप जी की, तो एक संकीर्ण फिर बात आती है वही संकीर्ण इतिहास का। आप इतिहास में देखो, आप जो पूछना है इतिहास में, क्योंकि मेरा हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाया जाता है छोटे से 2 पेज के पन्नों में, पुस्तक जो स्कूल की विद्यालय की पुस्तक है, सिर्फ 2-3 पेज है उसमें, ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल। और उसमें भी कहते हैं कि अकबर जीत गया। मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता? अब आप देखो, मैं इसको बताता हूँ। एक काम करते हैं, कौन जीता ये इसका उत्तर हम व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं, मैं केवल अपने तर्क रखता हूं जी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576, या कुछ डेट कहती है 21 जून 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में एक व्यक्ति उपस्थित था, उसने उस घटना हल्दी घाटी के युद्ध की सारी जानकारियां लिखी हैं कि साहब हमारी तरफ से 5000 सैनिक लड़ रहे हैं, इधर से 3000 लड़ रहे हैं, ये टाइम है, वो टाइम है। वो व्यक्ति है बदायूनी, अकबर की सेना का। हाँ, अकबर का मीर बख्शी था। और उसने एक किताब लिखी बदायूनी ने, मुंतखब उद तवारीख। उसमें वो सारी जानकारी देता है। जैसे एक जगह वो लिखता है, भाई जून में युद्ध हो रहा है तो जून में तो बहुत गर्मी होती है, थोड़ी देर कोई बाहर धूप में खड़ा हो जाए तो पसीने पसीने हो जाए, हाँ वही गर्म हो जाएगा। तो वो ये लिखता है एक जगह है बदायूनी कि सूर्य की, दोपहर का समय था, कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने बहुत उत्तेजित कर दिया है, उसके कारण खोपड़ी का जो रक्त है ना वो उबलने लगा है। और मैं जो आसफ खां के साथ में बैठा हूं, आसफ खां को भी सेनापति बनाकर भेजा था अकबर ने, 2 लोगों को बनाया था, एक तो मानसिंह को और एक आसफ खां को। तो बदायूनी ये लिखता है कि मैं जो आसफ खां के साथ में बैठा हुआ था, मैंने आसफ खां से पूछा कि भाई नीचे एक तो मेवाड़ वाले, वो किसी पहाड़ी ऊंचे स्थान पर बैठा होगा, कि नीचे एक तो ये मेवाड़ वाले राजपूत लड़ रहे हैं और एक मानसिंह वाले राजपूत लड़ रहे हैं। अब मैं अगर तीर चलाऊं, प्रहार करूं, तो यहां तो ऐसे गुत्थम गुत्था मिल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पक्ष का राजपूत कौन है और शत्रु पक्ष का राजपूत कौन है। अब आप देखना बदायूनी क्या लिखता है। बदायूनी ये कहता है कि मैंने जब आसफ खां से पूछा तो आसफ खां ने मुझसे कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, किसी भी पक्ष का मरे, तरक्की तो इसमें हमारी है। अब आप सोचो, क्या मानसिंह को ये बात पता थी? नहीं पता थी। अगर मानसिंह को ये पता थी कि तुम युद्ध लड़ रहे हो और तुम्हारे पीछे से इस तरह की बात हो रही है, तो क्या वो युद्ध लड़ता मानसिंह? अब आ गया हो उस चीज पर जो आपने कहा कि साहब हल्दी घाटी का युद्ध फिर जीता कौन? ये युद्ध होता है, बदायूनी इसके संबंध में लिखता है, मैं डॉट सारी चीज वो बताता हूं जैसा वो लिखता है। बदायूनी ने लिखा कि राणा कीका, महाराणा प्रताप को राणा कीका, कि राणा कीका ने अपनी सेना के 2 विभाग कर रखे थे। हरावल, वही आगे वाला भाग, हरावल का एक भाग का नेतृत्व स्वयं राणा कीका कर रहा था। राणा कीका ऊपर से उतर कर आया और हमारे हरावल का जो वाम पार्श्व था, वाम पार्श्व का मतलब होता है हरावल, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाला हिस्सा, तो हमारे वाम पार्श्व पर वो टूट पड़ा। कोई एक वार भी किया होगा तो उनके कोई सेनापति का कोई एक अंगूठा कट गया। बदायूनी ये लिखता है कि वाम पार्श्व के लोग भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व की तरफ भागे, राइट साइड में भागे। सैयद जो थे उन्होंने कुछ समय के लिए मोर्चा संभालकर हमारी इज्जत बचा ली, नहीं तो बदनामी के साथ हमारी हार होती। आगे लिखता है कि इस शुरुआती दौर में हमारी पराजय हुई क्योंकि भूमि टेढ़ी मेढ़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, पथरीली थी, और यहां से हम लोग भागे, बनास नदी की तरफ भागे। मैं गया हूं खुद उस जगह को, मैंने देखा है। मैं एक टीवी का एक कार्यक्रम करके आया था, भारत 24 का, हल्दी घाटी में। हाँ, हल्दी घाटी पे। तो वहां उस बनास नदी को पार करके बदायूनी ये लिखता है कि हम 5-6 कोस तक भागते रहे।
फिर कोई 73 खां था हमारी सेना में, वो आया, उसने ढोल बजाना शुरू किया। अरे बोले मत भागो। बोले क्यों? बोले बादशाह खुद आ रहा है बड़ी सेना लेकर। तब हमारे सैनिकों में कुछ ये ढांढस बधा कि अरे रुक जाओ, मत भागो। किसकी सेना भाग रही है? अकबर की सेना भाग रही है, अकबर की। फिर अगले दिन की स्थिति लिखता है बदायूनी। अगले दिन हम गोगुंदा पहुंचे ये देखने के लिए कि साहब हमारे तरफ के कितने एक लोग मारे गए, क्या थे। कोई एक मंदिर का भी जिक्र लिखता है कि वहां कुछ लोग थे 15-20 और उनको भी हमने मार दिया। और फिर हमने ऊंची ऊंची वहां गोगुंदा में दीवारें बनवाई अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप का साथ दे रहे उस समय जो भील थे वो इनके रसद सामग्री के ऊपर ऐसे टूटा करते थे। इनके पास में खाने पीने का कुछ सामान नहीं था। अजमेर से इनके पास में आया करता था, क्योंकि ये अजमेर इनका सेंटर था वहां मुगलों का। अजमेर आपका भी जाना, एक फोर्ट बना हुआ है जिसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता है, अभी म्यूजियम है वो। 1570 में अकबर ने बनाया था उसको, मैगजीन दुर्ग। हाँ, और 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह को सेना का नेतृत्व देकर वहीं से रवाना किया था, जिसमें मानसिंह वहां से होते हुए अजमेर और फिर मांडलगढ़, फिर मोही और मोलेला स्थान पर पहुंचा था। और मोलेला स्थान पर अपने डेरे किए थे। डेरे मतलब अपनी सेना का जमावड़ा किया। तो बात यह है कि जब वो गोगुंदा पहुंचे तो बदायूनी लिस्ट बनाने लगा कि बादशाह को बताना तो पड़ेगा कि अपनी तरफ के कितने लोग मारे गए। तो बदायूनी ये लिखता है कि साथ वाले जो अमीर थे, अमीर मतलब जो उनके साथ के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी इस फहरिस्त को बनाने का कोई लाभ नहीं है। अभी सबसे पहले पेट की सोचो, भोजन की सोचो, जान बचाओ। मतलब इस भूख को कैसे मिटाया जाए, पहले इसकी सोचो, जान कैसे बचिए, क्योंकि उनके पास में खाने पीने का सामान नहीं था। बदायूनी आगे ही लिखता है कि खाने के सामान की ऐसी किल्लत हो गई थी कि हमको अपने ही ऊंटों और घोड़ों को काट काट के खाना पड़ रहा था जीवन बचाने के लिए। फिर दूसरा, ये जून जुलाई का जो महीना होता है, इस समय वहां पर आम के बहुत सारे पेड़ है। मैं गया हूं वहां, देख के आया मैंने। तो इस समय बहुत सारे आम पके नहीं होते, जो देसी आम होता है, कैरियां होती हैं, कच्चे आम को कैरी का है ना। बदायूनी ये लिखता है कि हमारे सैनिकों के पेट खराब हो गए थे वो कच्ची कैरियां खा खा के। और फिर जब महाराणा प्रताप को ये बंदी नहीं बना पाए तो फिर इनको एक एक करके वहां से निकलना पड़ा। और जब ये निकल कर गए तो बादशाह ने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है भैया, आप जब पार नहीं पड़ रही तो वापस आ जाओ। मुगल शासक अकबर ने अपने सेनापतियों की ड्यूटी बंद कर दी थी। ड्यूटी बंद करने का मतलब कि भैया आना मत, शकल मत दिखाना, एंट्री बंद कर दी। हाँ, अब आप सोचो, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल बादशाह अपने सेनापतियों की ड्यूटी बंद कर रहा है। अगर वो युद्ध जीत कर जा रहे हैं तो जीतने वाले के साथ में ऐसा सलूक होता है क्या? स्वागत होता है ना। वो तो नाराजगी दिखा रहा है। तो अगर नाराजगी दिखा रहा है तो फिर युद्ध का परिणाम क्या रहा होगा? एक तरफ वो ऊंट और घोड़ों को, खुद के ऊंटों घोड़ों को काट काट के खा रहे हैं, खाने का सामान नहीं उनके पास, फिर कच्ची खैरियां खा खा के दस्त हो रहे हैं उनके। फिर बादशाह जो उनकी वो ड्यूटी बंद कर रहा है, और फिर तुम ये कह रहे हो कि साहब महाराणा प्रताप हार गए और अकबर जो जीत गया। साथ ही इसी में ना एक बात और बड़ी प्रचलित है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। अब क्या ये सच है? देखो, मैं क्योंकि वो तो पिछला मैंने उदाहरण दिए, तो मेरे हिसाब से आपके जो व्यूअर्स हैं वो अब इस निष्कर्ष तक तो पहुंच गए होंगे कि साहब कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सोर्सेज के साथ में, रेफरेंस के साथ में तर्क देता हूँ, और ऑडियंस को तय करने दो कि घास की रोटी खाई कि नहीं खाई। वैसे क्या है, राजस्थान के कवि हुए हैं, बहुत महान हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया। उन्होंने लिखी है एक रचना पाथड़ और पीथड़। पाथड़ महाराणा प्रताप के संबंध में और पीथड़ बीकानेर के थे कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, उनके संबंध में। उन्होंने जो इस प्रकार की बात लिखी वो महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने के लिए लिखी थी कि साहब देखो, कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम कर सकता है कि भले ही उसको कष्टों को सहना पड़ा हो, लेकिन वो व्यक्ति घास की रोटी खाकर भी अपनी जनता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहा है। तो महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, लेकिन सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस बात का। कैसे? मैं तर्क देता हूं आपको। हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद भी महाराणा प्रताप के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था। आप राजस्थान में जाएंगे तो सिरोही से लेकर और देबारी तक का 70 मील चौड़ा एरिया, कुंभलगढ़ से लेकर और ऋषभदेव तक का 90 मील चौड़ा एरिया, मतलब 70 बाई 90 मील का एरिया छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है। और फिर कौन सा एरिया? मारवाड़ वाला एरिया नहीं जहां पर रेत ही रेत है। ये मेवाड़ का एरिया है जहां पर ना नदियों की कमी है,
ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ना भोजन की कमी है। यह खूब मक्का पैदा होती है, खूब अनाज पैदा होता है। तो आप सोचो, इतने बड़े क्षेत्र का कोई मालिक है, संसाधनों की कमी नहीं है, ना पानी की कमी है, ना भोजन की कमी है। फिर महाराणा प्रताप की सेना में ये खूब सारे भीलों को उन्होंने बसा रखा है, खूब सारे भीलों को भर्ती कर रखा है। ये भीलों की खूब पाले हैं, भीलों के जो गांव होते हैं उनको पाल कहा जाता है। उनकी गति होती है जैसे हनुमान जी की वानर सेना होती है, जैसे वानर सेना की भांति थोड़े से समय में कई कोसों की दूरी तय कर लिया करते थे। अकबर की सेना के लिए वहां पॉसिबल नहीं था कि वहां पर महाराणा प्रताप के बिल्कुल पास में वो पहुंच जाए। इतने संसाधन, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद किसी व्यक्ति को घास की रोटी बनाकर खानी पड़ी होगी क्या? फिर तर्क इसमें ये देते हैं कि महाराणा प्रताप ने वो घास की रोटी बनाई और अपने बड़े पुत्र कुंवर अमर सिंह को दी। कोई जंगली बिलाव आया, अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी छीन कर लेकर भाग गया और अमर सिंह रोने लगे। अब सुनना, कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को, 1559 को। और ये जो घास की रोटी वाला किस्सा है, ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इस समय अमर सिंह की कितनी आयु हो गई होगी? 17 वर्ष हो गई होगी। 17 वर्ष। हाँ। 17 वर्ष के बालक के हाथ से आप छोड़ो, रोटी छोड़ो, अगर ये कोई कप है या कुछ भी XYZ, अगर किसी 16-17 साल के बच्चे से अगर कोई व्यक्ति कुछ छीनेगा, वो रोएगा क्या? नहीं रोएगा। ये बात मतलब दिमाग में तार्किक रूप से ये बात बैठती है क्या कि 17 साल के बालक के हाथ से कोई जंगली बिलाव रोटी छीन के लेके भाग गया और वो छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया? फिर कर्नल जेम्स टोड इसमें तर्क देते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अच्छा लिखा कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन कई सोर्सेज उनको नहीं मिल पाए, तो इसके कारण उन्होंने थोड़ा सन में ऊपर नीचे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि साहब महाराणा प्रताप की पुत्री थी, वो पुत्री रोने लग गई थी। हाँ, तो एक किताब है वही उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1, गौरीशंकर हीराचंद हो जाएगी, उसमें आप पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के, मैं सांगा तो नहीं बोल गया ना, प्रताप ही बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप के कोई पुत्री थी ही नहीं। हाँ, नहीं थी। और फिर आप एक बार इस बात पे भी तो तर्क करो ना, अकबर ने पूरी एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था कि भैया ये आदमी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। फिर बदायूनी जब अटैक करने के लिए आ रहा है तो एक एक चीज को लिख रहा है वो। फिर अकबर जो अबुल फजल है वो भी अकबरनामा में एक एक चीज को लिख रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि महाराणा प्रताप ने ऐसा दुखी हुए इस घटना से, जंगली बिलाऊ वो रोटी लेके भाग गया, और फिर उन्होंने एक पत्र लिखा अकबर को कि भैया मैं ठीक है तेरी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। आप इतना तो सोचो कि अकबर के पास में अगर महाराणा प्रताप का कोई इस प्रकार का पत्र चला जाता तो अबुल फजल और बदायूनी इस राई का पहाड़ बना देते कि ये लो साहब कर लिया अधीनता स्वीकार, बस हो गए फुस। उनके कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस प्रकार का कोई पत्र आया। और ये घास की रोटी, अब मेरे हिसाब से बहुत तर्क हो गए होंगे, समझ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो साथ ही अभी हम ये अपनी इतनी सारी बातें बताई, मतलब हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने में हमें इतना मतलब एक जोश सा, एक गौरव, ऐसा अनुभूति हो रही है गौरव की, भाई क्या क्या लोग थे, मतलब विषय क्या कितने वीर थे, और हम कहीं ना कहीं उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी भाई वही हमारा पूर्वज है। अब ऐसा ही इतिहास भरा हुआ आगरा की तरफ हम आते हैं, गोकुला जाट का नाम हम सुनते हैं, बहुत गजब गोकुला जाट। तो उनकी क्या कहानी थी? डिटेल से बताएं थोड़ा इसको। बिल्कुल डिटेल से बताइए। औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। गोकुला जाट पर आने से पहले या राजाराम जाट पर आने से पहले, जो सिनसिनवारी थे, सिनसिनवार उनका वो गोत्र था, सिनसिनवारी जाट बोलते हैं उनको, मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के जो आदेश जारी किए थे उसके खिलाफ इधर के जाट संगठित हो गए थे और औरंगजेब की सेना की इधर हालत खराब कर दी थी। तो गोकुला जाट पर आने से पहले कई व्यूअर्स ये तर्क करेंगे, आपके भी कमेंट सेक्शन में देखना, एक कमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि साहब नहीं, औरंगजेब ने इस प्रकार से कोई मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए ही नहीं थे। बिल्कुल, हाँ, करते हैं लोग, करते हैं ना, उसका भी कुछ रेफरेंस सोर्स बताता हूं आपको, अपने आप लोग तय कर लेंगे। आप एक काम करना, जो भी व्यूअर्स हैं, एक सोर्स आप सर्च करना मेरे कहने से, मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी, हाँ, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल का ऑथेंटिक सोर्स है। उसका एक व्यक्ति था औरंगजेब का, इनायतुल्ला खां। इनायतुल्ला खां के कहने पर लिपिक का कार्य करने वाले एक व्यक्ति सकी मुस्तैद खां ने उसको कंपाइल किया था। औरंगजेब की डेथ के जस्ट बाद में लिखा गया था
उसी के व्यक्ति ने लिखवाया था, औरंगजेब के व्यक्ति। बिल्कुल। उसमें एक तो है पेज नंबर आपका 60। व्यूअर से भी कहूंगा आप लोग प्लीज नोट करना और गूगल पे आप जाना और ये जो किताब मैंने बताई मासिर आलमगीरी, इसको सर्च करके और वो ये पर्टिकुलर ये पेज नंबर पे आप सर्च करना। पेज नंबर 60, पेज नंबर 116, 117, पेज नंबर 108, 109, पेज नंबर 120। अब एक एक करके बताता हूँ। 6 पेज हो गए। हाँ पेज नंबर 60 पर जैसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो, क्योंकि वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया होगा। आप तो बहुत सारे टूल है, आप हिंदी में उसको कर सकते हैं ट्रांसलेट। जैसा उसमें लिखा उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बादशाह ने मंदिर में, एक मथुरा में कोई एक मंदिर आता है, केशव राय जी का मंदिर, केशव राय जी, कृष्ण भगवान, हाँ कृष्ण जी भगवान का, कि बादशाह ने उस मंदिर को तोड़ने के आदेश जारी किए। हमारे सैनिकों के अथक परिश्रम से थोड़े ही समय में काफिरों की उस बुनियाद को गिरा दिया गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि मूर्खों के इस मंदिर का निर्माण एक मूर्ख राजा बीरदेव सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की रकम खर्च करके बनाया था। बुंदेला के थे, बीरदेव सिंह बुंदेला। वो दरअसल क्या है, वो सलीम के क्लोज थे। सलीम जो जहांगीर के नाम से अगला शासक बना था, और सलीम चिढ़ा करता था शेख अबुल फजल से। तो बीरदेव सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था और सलीम खुश हो गया। तो इस कारण दोनों क्लोज थे। और जब वो बादशाह बना तो उसने यहाँ परमिशन दे दी थी कि ठीक है ये एक मंदिर इस प्रकार का यहाँ पे बना सकते हो। तो 33 लाख रुपए की रकम खर्च करी थी उस समय। और 33 लाख की रकम खर्च करके फिर उस मंदिर को बनाया था। तो ये लिखा हुआ है कि मूर्खों के इस मंदिर का निर्माण, जैसा लिखा हुआ है ना, एक मूर्ख राजा बीरदेव सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की रकम खर्च करके बनाया था, लेकिन हमारे सैनिकों के अथक परिश्रम ने इसको गिरा दिया और उसके स्थान पर एक बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया। फिर मूर्तियां थी उनका क्या, तो बोले यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी जो सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई थी। फिर आगे उसमें ये लिखा हुआ है कि उन मूर्तियों को लाया गया और कोई एक बेगम साहिब मस्जिद है, कोई आगरा की, मैंने देखी नहीं, उसमें लिखा हुआ है लेकिन कि आगरा की किसी बेगम साहिब मस्जिद की उनको सीढ़ियों के नीचे दबाया गया ताकि लोग उस पर चढ़ सकें। ये तो है पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 108 और 109 पर मारवाड़ में, मतलब जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, तो कोई एक व्यक्ति था इनका खान जहां बहादुर करके, कुछ जहां तक मेरे को ध्यान है, वो वहां पर गया और उसने बहुत सारी मूर्तियों को वहां से लिया, उठाया, मतलब मंदिर को तोड़ के, और वो व्यक्ति दरबार में पहुंचा तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई इस काम के लिए, जैसा लिखा हुआ है। कुछ मूर्तियों को तो कहा गया साहब यहीं कोर्टयार्ड में रख दो आप, और कुछ मूर्तियों को कहा गया कि ये फलाना कोई यहाँ पे एक मस्जिद है, इसमें आप वहां पे उस सीढ़ियों के नीचे दबाया जाएगा ताकि लोग उस पर चढ़े। ये उसमें जानकारी है। फिर एक जो जानकारी है वो आपके पेज नंबर 116, 117 पर मेवाड़ से संबंधित, मेवाड़ जो महाराणाओं का जो शासन था, उदयपुर के आसपास, उदयपुर के जो शहर है उसके आसपास के 172 मंदिर तोड़े गए। ये फिगर दिया हुआ है, बाकायदा पूरा दिया हुआ है। हाँ, बुक में 172 मंदिर हमने उदयपुर के तोड़े। 3 मंदिर हमने उदय सागर झील के, जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता, जिन्होंने उदय सागर झील बनवाई थी, उसके पास में कोई 3 मंदिर थे। आप जाना कभी उधर, वहां घूमने के लिए, वो मिलेंगे आपको उसके अभी भी खंडर। बोले 3 मंदिर हमने वहां के तोड़े और हमने 63 मंदिर हमने चित्तौड़ के तोड़े। ये पेज नंबर आपके 116, 117 पर जानकारी है ये बड़ी, ये मेवाड़ वालों की। अब फिर मेरे को तो अचंभा इस बात का होता है, आमेर के साथ में तो ठीक रिलेशन थे एक भाई। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने ये पूरा अपना जीवन लगा दिया था युद्धों में, एक से एक बढ़ के युद्ध लड़े थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह से तो औरंगजेब के अच्छे संबंध थे। पेज नंबर 120 पर यह जानकारी है कि आमेर के भी हमने 66 मंदिर तोड़े। अरे आमेर तो छोड़ देते भैया, आमेर वालों से तो तुम्हारे रिलेशन अच्छे थे। वो फिर बहादुर साहब याद आता है। तो ये जो किस्सा चला था, ये चला था हमारा गोकुला जाट से। तो पहला ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि मंदिर तोड़े थे, एक नहीं तोड़े थे, वो तो इस सोर्स से स्पष्ट हो जाएगा। जब ये तोड़ने के आदेश दिए तो जो गोकुला जाट जो थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया वहां लोगों को और औरंगजेब के खिलाफ छेड़ दिया युद्ध। अब वो भैया बादशाह, उनके पास गोकुला जाट के पास में कहाँ इतने संसाधन थे, लेकिन जितने भी थे कि बोले कोई बात नहीं, जितने भी हैं हम इनसे ही लड़ लेंगे। पकड़ लिया गोकुला जाट को, पकड़ के बंदी बना लिया और गोकुला जाट को उसी प्रकार से तड़पा कर मारा गया कि भैया 2 ऑप्शन है, या तो चेंज कर ले धर्म या मर जा। उन्होंने कहा नहीं, अब धर्म तो चेंज नहीं हो।
गोकुला जाट को उसी प्रकार से तड़पा तड़पा के मारा था जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनको तड़पा तड़पा के मारा था। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी ऐसा हुआ था। एक सोर्स है सर जदुनाथ सरकार की द्वारा लिखी हुई किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, उसमें मेंशन किया हुआ है कि उनको जब बंदी बनाया छत्रपति संभाजी महाराज को, एक एक उंगली काटी। मतलब आप जब इस चीज को पढ़ेंगे और अगर आप इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि उस व्यक्ति ने क्या पीड़ा को झेला होगा, मतलब उस व्यक्ति को यह आसान लगा कि मेरे शरीर को तुम काट काट के फेंक दो लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। एक एक उंगली को काटा गया, एक एक उंगली को, एक दिन में एक उंगली। फिर हाथ काटा गया, जीभ खींची गई, सांकड़ा डाला गया, खींची गई जीभ, काटा गया जीभ को, मारा गया। उसके बाद फिर सिर को काटा गया, आंखें भी फोड़ी थी। हाँ, आंखें फोड़ी गई थी, आंखें फोड़ी गई, सिर को काटा गया, बाद में उसमें भूसा भरा गया। कैसे तड़पा के मारा उस व्यक्ति को। और बंदा सिंह बहादुर मुगल शासक था, फर्रुख शेर, उस फर्रुख शेर ने भी ऐसा ही किया था, जो 1713 से 1719 ईस्वी तक शासक रहा था। बंदा सिंह बहादुर के सामने उसके छोटे से बेटे को मारा गया था, मांस भी खिलाया, और उसको काट के उसका कलेजा उस बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंसा गया था। और फिर बंदा सिंह बहादुर को भी ऐसे उसका एक हाथ काटा, फिर दूसरा, फिर पैर काटा, और गर्म सलाखों से उसकी चमड़ी को उधेड़ा गया बंदा सिंह बहादुर, और फिर मौत के घाट उतारा गया। बहुत सारे योद्धा हुए हैं। गोकुला जाट देख लो, छत्रपति संभाजी महाराज देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज देख लो, महाराजा सूरजमल देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, महाराणा सांगा देख लो, राजा राम जाट देख लो। ये सब धर्म के लिए मर मिटे। राजा राम जाट ने तो 1687 में ये आपका सिकंदरा आता है जहां पर अकबर को दबाया हुआ था, दफनाया हुआ था, बुलंद दरवाजा के, हाँ, वहां पर अटैक कर दिया था राजा राम जाट ने, और उसको खुदवाया, कब्र को, हाँ, कब्र को खुदा है। एक तो किले के द्वार वार तोड़ दिए, बोले तोड़ो, और खुदा के बाकायदा एक किताब है आपका राजस्थान का कला साहित्य एवं संस्कृति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, उसमें मेंशन है ये चीज कि खुदा के फिर उन हड्डियों को निकलवाया। आप जैसी भी हड्डियां बची होंगी, गड़ गई होंगी 101 साल में, या जो भी टुकड़े छोटे मोटे जो भी अवशेष रहे होंगे, उनको निकलवाया, और निकलवा के फिर उनको जड़वाया। ये ऐसा लिखा हुआ है उस किताब में। बिल्कुल। अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कितना तड़पा कर मारा गया, तो क्या मानसिकता है कि एक तरफ हमारे दुर्गादास जी हैं जो उनकी पोती को पाल पोस कर वापस भेज रहे हैं, संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं जो महिलाएं उनके पुत्र लेके आए थे उनको सह सम्मान वापस कर रहे हैं, महाराणा प्रताप है सह सम्मान महिला को वापस कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं अपने सैनिकों पे कि भाई क्यों लाए तुम, कि हमारी ये हमारे उसूल नहीं है। और एक तरफ ये है कि जो शरण पाकर भी, फेवर पाकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, मतलब सोच के भी गुस्सा ही आ रहा है, खून खोल रहा है। यहाँ वालों ने तो क्या एक बात पढ़ी थी ना, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल, जहाँ नारी को पूजा जाएगा, सम्मान किया जाएगा, देवता भी वहीं पर भ्रमण करने के लिए आएंगे। लेकिन अब कई तथाकथित लोग, भाई हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बुरा बनाना चाहते हो ना, तो आप सकारात्मक चीजों पर तो डाल दो पर्दा, और सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाओ, और वैसा ही लोगों के दिमाग में फिर वो बना दिया जाता है, ऐसी मानसिकता बना दी जाती है। बिल्कुल। एक अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है विषय बिश्नोई। हाँ, बिल्कुल। और जो इतिहास है बिश्नोई का, बिश्नोई शब्द क्या है और ये जो समाज है, ये कौन लोग हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, बड़ा ही गौरवशाली है ये चीज़। आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? आपको वैसे ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे कि लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर भाई दोनों पक्ष आपको दिख रहे हैं। एक पक्ष तो ये कह रहा है कि नहीं साहब, इस तरह के लोगों को आइडल नहीं मानना चाहिए। एक पक्ष जो है वो भगत सिंह से लॉरेंस बिश्नोई की तुलना कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, अब ये हमारे जो हैं वो देश के हीरो हैं। आपका सवाल ये है कि बिश्नोई कौन थे, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई पर बात करने की बजाय मैं इसी पर बात करता हूँ। बिश्नोई कौन थे जी? जाम्बोजी महाराज थे। जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम दिए थे, 20 और 9। 29 मतलब 20 और 9। तो 20 और 9 नियमों को मानने वाले, इन 29 नियमों को मानने वाले कहलाए बिश्नोई। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, जिसमें मुख्य रूप से उनका जो फोकस था वो था पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, कैसे पर्यावरण का संरक्षण हो। क्योंकि राजस्थान में तो बहुत आवश्यकता होती है, वैसे भी वहां पर सूखा ही सूखा है। पश्चिमी, मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा, मारवाड़, बीकानेर के आसपास, जांगड़ प्रदेश के आसपास का,
उनका एक कथन था जाम्बोजी महाराज का हम्म, कि सिर साटे जब रूख रवे तो भी सस्तो जान। मतलब मैं समझाता हूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपके केवल राजस्थान से नहीं, कि भैया सिर कटने से भी अगर रूखड़ा मतलब पेड़ अगर बच जाता है, पेड़ को बचाने के लिए भी अगर तुमने अपने सिर को कटवा लिया तो भी सौदा सस्ता ही है, सौदा महंगा नहीं है। ये जो इस प्रकार की जो बातें थी जो जाम्बोजी महाराज ने कही थी, बिश्नोइयों ने उन बातों को आत्मसात किया कि प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना पड़े तो कर दो। ये आज के जो कानून बने आपके पर्यावरण संरक्षण के, ये तो सब अब बने बाद में। ये हमारे तो बहुत पहले से ये चीजें चलती आ रही हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाया जाए, प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत जोरदार किस्सा जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, एक पेड़ को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपने सिर कटवा दिए थे, एक पेड़ को बचाने के लिए। बात है जोधपुर के शासक थे महाराजा अभय सिंह। उनके शासनकाल में घटना है 1730 ईस्वी की। उन्होंने आदेश दिया कि भाई जाओ कुछ लकड़ियां वकड़ियां आप लेके आओ, क्योंकि उस समय जो महल वगैरह बनाए जाते थे तो चूना पकाया जाता था, लकड़ियों को जला कर फिर चूना पकाया जाता था। तो उनके सैनिक गए एक गांव में, खेजड़ली गांव है, खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे इसलिए खेजड़ली गांव उसको कहा गया। एक कोई सैनिक थे गिरधर दास भंडारी, उनके साथ गए बहुत सारे सैनिक और जाकर और खेजड़ी के पेड़ों पे कुलाड़ियां मारनी कर दी शुरू। अब जब पेड़ कटने की आवाज आई तो अमृता देवी बिश्नोई जो घर में थी उनको पेड़ कटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो सब सैनिक पेड़ काट रहे हैं। वो भागी भागी गई और उन्होंने मना किया कि तुम पेड़ नहीं काट सकते। अब देखो जाम्बोजी के कहे हुए उस एक एक शब्द की क्या वैल्यू थी उनके लिए। सैनिक नहीं माने। अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से यूं चिपक गई, जिसको बोलते हैं ना साहब बांध घालना, हाँ यूं लिपट गई। बोले पेड़ तो नहीं कटने दूंगी, पेड़ अगर काटना है तो पहले मेरा सिर काट दो। अमृता देवी बिश्नोई की जो बेटियां थी वो भी पेड़ के चिपक गई ऐसे ही। उनके पति थे रामो बिश्नोई, वो भी पेड़ से चिपक गए। पेड़ तो नहीं काटने देंगे, पेड़ काटना है तो हमारे सिर काट दो, फिर पेड़ काट लो। सैनिकों ने उनको काटना शुरू किया, लोगों को ही, पूरा परिवार। हाँ, जब तक जोधपुर के महाराजा को इस बात का पता चलता, महाराजा को पता ही नहीं कि ये सैनिक ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो महाराजा आदेश ही नहीं देते, मना कर देते। महाराजा अभय सिंह को जब पता चला, जब तक 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, जब महाराजा को पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, क्या कर रहे हो तुम, ये वापस आ जाओ, ये खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। तो एक पेड़ को बचाने के लिए आप विचार करो कि पेड़ को बचाने के लिए इतने बिश्नोई कट गए थे। तो यहाँ तो भैया मामला काले हिरण का है। ये तो काला हिरण है। तो आप पेड़ों के लिए जब 363 बिश्नोई कट गए, अब ये कटेंगे काटेंगे, पर मामला जो है वो आपके, देखो अब मामला तो ये अब भावनाओं का है। हाँ बिल्कुल, भाई प्रकृति रहेगी तो मनुष्य रहेगा। और अब इसमें हमारी भाई एक विषय ऐसा है कि हंसी निकलेगी, लेकिन विषय इतना गंभीर है कि इसके लिए मैंने सरकार को इंटरवीन करके इसको करना चाहिए कुछ इसके बारे में। हाँ भाई, अब वो कौन माफी मांगता है कि नहीं मानता वो तो चलो उसका विषय है, लेकिन वहां पर ये जो केवल हिरण नहीं, हमारे लिए कहने को हिरण है। मैंने देखा है कि वहां पर जो महिलाएं हैं बिश्नोई समाज की, हाँ। वो हिरण के बच्चे को अपने परिवार के सदस्य, अपने खुद के बच्चे की तरह रखती हैं और स्तनपान तक करवाती हैं। हाँ, तो आप सोचो, आप अगर किसी हिरण को मार के आए हो तो इसका मतलब परिवार के सदस्यों को मार दिया आपने। सदस्य है, बिल्कुल। साथ ही इसमें आपने बड़ा अच्छा बताया कि एक बात इतनी स्पष्ट होगी कि बिश्नोई समाज नहीं, विचारधारा है। हाँ, प्रकृति प्रेम की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जाम्बोजी महाराज के एक एक वाक्य के लिए इतने इतने लोग कट जाएं। आज देखो, आज कोई अगर कोई नीम वीम का किसी का कोई पेड़ काट रहा हो तो आपको कोई अगर कोई व्यक्ति कह देगा, ज्यादा ज्यादा ये कह देगा कि भैया मत काट इसको, और सामने वाला कहे नहीं मैं तेरे को बताता हूँ भैया, तेरे को मार दूंगा, तो कहेगा भैया काट ले। बिल्कुल, कोई भी हो, भले ही आप हो हम हो, एक पेड़ के लिए भाई ये चीज एक वैसा लगता है कि पेड़ के लिए अपनी जान कौन देता है भाई। पेड़ के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। इसलिए तो वो नियम है 20+9 बिश्नोई आज तक चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो नियम है उनका। साथ ही बड़ी अच्छी आपने ये बात बताई और ये बहुत ही जानकारीवर्धक बात थी, मतलब मेरे लिए तो थी, बाकी व्यूवर्स को भी अच्छी लगेगी, यही अपेक्षा है। अब राजस्थान का ही ना एक हिस्सा है भरतपुर, महाराजा
उनके बारे में आप क्या कहेंगे? महाराजा सूरजमल का दरअसल शासनकाल उनके पिता के टाइम से शुरू हो जाता है। वैसे उनके पिता के जीवन के अंतिम क्षणों में आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। तो एक प्रकार से शासन वही कर रहे थे, लेकिन पिता के रहते हुए वो महाराजा नहीं बने थे, नहीं बोले शासक पिताजी हैं। तो बाद में फिर वो शासक बने थे। महाराजा सूरजमल से रिलेटेड कई ऐसे किस्से हैं जो इतिहास युद्ध से थोड़े अलग हैं। भाई युद्ध से रिलेटेड तो हैं ही, कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठे पराजित हुए थे, और जब जो बचे कुचे थे जो इधर से भाग रहे थे, जा रहे थे, तो यहाँ की जो आम जनता थी उन्होंने उनको लूटना शुरू कर दिया था, सैनिकों को। महाराजा सूरजमल ने अपनी फौज भेजी कि भैया इनकी रक्षा करो और इनको सुरक्षित जाकर तुम छोड़कर आओ। आज जो महाराष्ट्र बड़ा भाग है वहां तक फौज गई छोड़ने के लिए, कि ताकि बीच में कोई लूट खसोट ना कर सके। बहुत सारी फौज तो वापस आ गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो वहीं बस गए, बोले यहीं ठीक है, ये अपने बढ़िया मौसम है, ठीक है, वहीं पर रह गए। आज भी आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको वहां के सैनिकों के बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जो ये कहेंगे साहब हमारे जो पूर्वज थे वो महाराजा सूरजमल की सेना में सैनिक थे। तो आपके मन में विचार आएगा जब वो महाराजा सूरजमल की सेना में थे तो फिर यहाँ महाराष्ट्र में कैसे आ गए? तो आपको ये बताएंगे कि साहब वो मराठे जब आए थे तो हमारे पूर्वज उनको यहाँ तक सुरक्षित छोड़ने के लिए आए थे। तो इसमें बहुत सारे तो चले गए, लेकिन हमारे जो दादाजी या परदादाजी या फलाना जो है वो यहाँ पर रुक गए थे। फिर महाराजा सूरजमल ने केवल ये युद्ध से रिलेटेड यही काम नहीं किया, जैसे हम वो देखते हैं कि वो पानीपत, बहुत लोग कहते हैं पानीपत के युद्ध में साथ नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारी सलाह दी थी। शायद उस सलाह को मानते हुए अगर एक मत होते तो कुछ और एक अलग रिजल्ट होता। ये एक बहुत लंबा विषय है, इस पर मेरे हिसाब से कोई बाद में डिटेल करें, चर्चा करें तो ठीक है। बाकी महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य में खेती को बहुत प्रोत्साहन दिया था। और पहले क्या होता था राजतंत्र में कि साहब मेरे चाचा का लड़का, इसको लगा दो नौकरी पे, ये मेरा रिलेटिव एक काम करो, इसको लगा दो, सिफारिश पे लगती थी, या परिवारजनों को। महाराजा सूरजमल ने योग्यता आधारित लोगों को लगाना शुरू किया था कि नहीं भैया अगर आप में योग्यता है तो आपको नौकरी पे रखा जाएगा। मतलब जैसे आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, अब परीक्षा है तो अलग चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब चलता है। अभी जब मैं आज सुबह आया आपके पास में तो पता चला कि राजस्थान में एक एग्जाम हुई थी EORO की, राजस्थान नगर पालिका की, बड़ी पोस्ट होती है, वो पेपर उसका रद्द कर दिया RPSC ने। इसके अलावा SI भर्ती में खूब लीक हुए। योग्यता आधारित हो तो ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। तो आज वाले जो नहीं करवा पा रहे वो महाराजा सूरजमल ने योग्यता आधारित भर्ती शुरू की थी कि जिसमें योग्यता है वो और काम करो। बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, लेकिन मेन हम याद रखते हैं कि साहब वो मराठों को छोड़ने के लिए वहां तक अपनी फौज उन्होंने भेज दी थी। उन पर भाई जो भ्रांतियां फैली हैं कुछ भी है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे युद्ध से रिलेटेड कि इस ऋतु में करो, इस प्रकार से करो, वो नहीं माने तो उन्हें उनकी बनी नहीं थी। फिर वो बहुत गहरा विषय है, उस पर आप फिर दोबारा आपसे उसमें ये था कि एक तो तोप भाई जो मराठों की जो फौज थी उसमें सैनिकों के साथ में और भी बहुत सारे उनके परिवार के लोग थे। हाँ। महाराजा सूरजमल ने कहा था कि जो काम के जो लोग हैं सैनिक जो युद्ध लड़ने के लिए, केवल उनको रखो, बाकी की फौज बाकी लोगों को इकट्ठा मत करो। फिर आप उनसे युद्ध लड़ोगे कि इनकी रक्षा करोगे? फिर यहाँ कीचड़ हो रहा है, बारिश हो रखी है, इन भारी तोपों को लेके चलने की बजाय आप हल्के हथियार लेके चलो। कुछ और भी विषय थे, दिल्ली को लेकर भी विषय थे, जिसके कारण भाऊ के साथ में उनकी वो अनबन हुई। और फिर उनका ये कहना है कि पहले हम उनसे निपट लेते हैं अब्दाली से, फिर आपसे निपट लेंगे। ये कुछ एक बातें ऐसी थी जिसकी वजह बोले ठीक है साहब अब आप नहीं मानो तो जब वैल्यू ही नहीं है तो वापस आ रहा हूँ। दिल्ली में जो अटैक हुआ था वो तो महाराजा सूरजमल और मराठों ने मिलकर किया था। हाँ, वो जीत भी लिया था। हाँ, वो कुछ अनबन उनकी हो गई थी कि साहब ये जो है इसका ये हिस्सा हम रखेंगे, ये दरवाजा वगैरह, ये उस चीज को लेके। मतलब कुल मिला के जब आप किसी एक बड़े अभियान पर जा रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ छोटी मोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यदि भाऊ उनकी बातों को मान जाते तो वो साथ दे रहे थे, साथ में थे, उनके साथ में थे ही जब युद्ध लड़ चुके एक। हाँ बिल्कुल। तो रमन जी एक बड़ा ही मतलब भ्रमित कह लो या फिर झूठ सच पता नहीं क्या है, सुनने में बहुत आता है। एक फिल्म भी बनी थी रानी पद्मिनी विजय, जो माता पद्मिनी जो कहते हैं, उन पे भी एक फिल्म बनी थी और उस पर विवाद भी हुआ था। एक तो विवाद हुआ था कि भाई वो शीशे में क्या उनको दिखाया था, साथ ही ऐसा हो सकता है क्या कि कोई इतने किलोमीटर से सिर्फ एक मोह में, एक महिला के मोह में उठ के आ जाए? सही सवाल आपने पूछा है।
बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बना दी कि साहब चित्तौड़ की एक रानी थी पद्मिनी और उनको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। मैं बताता हूँ डिटेल से, सोर्सेज के साथ में बात करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए गया था। 28 जनवरी 1303 को वो चला था दिल्ली से। चित्तौड़ पर उसने अटैक किया। लगभग 7-8 महीने तक घेराबंदी उसने की और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। ये जानकारी मिलती है एक सोर्स से जो अलाउद्दीन खिलजी का खुद दरबारी था, एक अमीर खुसरो उसके साथ था। उसने एक किताब लिखी है तारीख ए अलाई, जिसको खजाइनुल फुतूह भी कहा जाता है। उसमें सारी चीज उसने लिखी है, सारी बात बताई है। वो कहीं पर भी ये नहीं लिखता कि साहब ऐसे कोई रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए फिर सुल्तान ने इस प्रकार से अटैक किया। तो फिर रानी पद्मिनी का किस्सा क्यों जोड़ दिया? और एक ये जो चीज कि आप दर्पण दिखाया और वो शीशे में लगाया, जो विवाद हुआ था वो विवाद इसी बात को लेकर हुआ था कि जो चीज नहीं है आप जबरदस्ती वो चीज क्यों बना रहे हो? भाई आप ये कह रहे हो कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और फिर उसने अटैक किया और शीशे में आपने उसकी शक्ल दिखाई। अरे भाई, राजपुताना में बहुत सारी वीरांगनाओं ने जौहर केवल इसलिए कर दिया कि किसी पर पुरुष के शरीर का स्पर्श भी हमारे शरीर पे ना हो। और ऐसे में जब आप ये कह रहे हो कि आप शक्लें दिखा रहे हो उसकी, तो पीड़ा तो होगी ना। एक तरफ इसका मतलब यह है कि उन वीरांगनाओं ने जो अपना बलिदान दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया, तो उसका आप उपहास उड़ा रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कई जगह अटैक किए थे। 1308 में सिवाना की तरफ से अटैक किया था। राजस्थान का एक जिला आता है बाड़मेर। अभी बाड़मेर को तोड़कर एक और नया जिला आपका बना है बालोतरा। तो बालोतरा, बायतू, सिणधारी उसी में आता है आपका सिवाना। सिवाना पर अटैक किया था 1308 में। अगर ये पॉसिबल हो, मान लो जैसे अभी वीडियो है तो इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करके कोई मैप वगैरह से जो हो तो एक वो इस तरह से आप बना लेना ताकि आपके व्यूवर्स उस चीज को और अच्छे से समझ सकें, क्षेत्र को। हाँ, कि राजस्थान का एक मैप लगा के मैं बता दूंगा आपको कि एक तो सिवाना पर अटैक किया, फिर 1311 वाला जो हिस्सा है जालोर में, वहां पर अटैक किया। कानड़देव चौहान और उनके पुत्र थे वीरमदेव। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया, जिसमें जोड़ दिया कि साहब पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया। जब आप मैप से इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो एक यूं वी शेप में लाइन मिलेगी। और यहां ये लाइन रोकती थी अलाउद्दीन खिलजी को नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश मालवा वाले क्षेत्र में जाने से। अलाउद्दीन खिलजी के लिए गुजरात की तरफ बढ़ना जरूरी था, मालवा की तरफ बढ़ना जरूरी था। क्यों भैया? गुजरात में लगता था पोर्ट, समुद्र लगता था। जिसके पास समुद्र वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। अरब की तरफ आप खूब चीजें भेजें, वहां से खूब चीजें मंगवा लें, ज्यादा रेवेन्यू आएगा। ज्यादा रेवेन्यू, बड़ी सेना, बड़ी सेना तो बड़ा राज्य। फिर मालवा वाले हिस्से पर अधिकार करना क्यों जरूरी? नदियां हैं वहां, उपजाऊ भूमि है। नदी प्लस उपजाऊ भूमि, बढ़िया खेती। बढ़िया खेती मतलब ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा रेवेन्यू मतलब वही बड़ी सेना, और बड़ी सेना का मतलब बड़ा राज्य आपके पास। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण उसने चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर, सिवाना इस पूरी बेल्ट पर अधिकार किया था। क्योंकि यहाँ के जो राजपूत योद्धा थे ये पूरी एक दीवार बनकर खड़े हुए थे उसके सामने। रावल रतन सिंह के जो पिता थे रावल समर सिंह, भाई रावल रतन सिंह शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था 1303 में। इससे पहले चित्तौड़ के शासक थे रावल समर सिंह, जो आपके 1272 से और 1302 तक शासक रहे थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो भाई था अलुक खां, वो जा रहा था गुजरात की तरफ। और एक सोर्स है जो जिन विजय सूरी ने लिखा है तीर्थकल्प, उस तीर्थकल्प से ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज जब गुजरात की तरफ जा रही थी तो मेवाड़ के शासक समर सिंह ने उसको जाने नहीं दिया था। बोले भैया पहले टैक्स दे, उसके बाद जाना यहाँ से। वो जालोर की तरफ से जाना चाहते लेकिन जालोर की तरफ जाने से मना कर दिया चौहानों ने, बोले इधर से नहीं निकलने देंगे। समर सिंह को जब टैक्स दिया तो अलाउद्दीन खिलजी जा पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी उसके सामने मेवाड़ वाले दीवार बनकर खड़े हुए थे। और उसके लिए बहुत बड़ी अपमान की बात थी कि तुमसे टैक्स लेके फिर तुमको निकलने दिया है यहाँ से, नहीं तो तुम निकल भी नहीं सकते। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया। ये रीजन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर रहा ये दूसरा किस्सा। अब जब अटैक किया तो रानी पद्मिनी सहित 1600 वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था। एक साथ 1600 महिलाएं जल रही हैं आग में, जौहर कर रही हैं।
फिर आप ये कह रहे हो कांच में दिखाई शक्ल, तो ये तो अपमान है, उपहास उड़ा रहे हो। तो फिर ये कांच वाली बात कहाँ से आई? मैं चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ में आपको 2 महल दिखेंगे, एक नए महल और एक पुराने महल। पुराने जो महल है उनको कहा जाता है कि साहब ये कुंभा के महल है, महाराणा कुंभा के। वो महल जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा पुराने महल है। और जो ये कहा जाता है कि ये रानी पद्मिनी के महल हैं जो पानी के बीच में बने हुए हैं, और फिर ये कहा जाएगा कि यहीं पर वो शीशा लगाया गया था और फिर अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाया, तो एक मूर्ख व्यक्ति के दिमाग में भी इतना तर्क तो आएगा कि राणा कुंभा के महल तो हैं पुराने और पद्मिनी के महल हैं बाद के, जिनमें 200 साल का फर्क है। अब जबकि ये देखो आप कि महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो था आपके 1433 से और 1468 ईस्वी तक का, और रानी पद्मिनी तो इससे भी बहुत पुरानी थी, 1303। 150 साल हो गए, है ना। तो इसका मतलब जब कुंभा के महल इतने पुराने हैं तो पद्मिनी के महल तो और पुराने लगने चाहिए ना। हाँ। तो ऐसे में जब आपसे कहा जाएगा कि नहीं वो नहीं है रानी पद्मिनी के, तो ये नए वाले महल हैं, तो कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा तार्किक होगा तो ये पूछ लेगा सब पद्मिनी के महल हैं तो कुंभा से तो पुराने दिखने चाहिए, नए क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब बाद में बनाए गए। मैं जब गया था वहां पर एक प्रोग्राम करने के लिए, तो वहां के जो अनुभवी गाइड हैं, टीवी का ही प्रोग्राम करने के लिए गया, उन्होंने बताया कि साहब ये पुराने नहीं, ये बाद के महल है, सरकार से लाइसेंस प्राप्त गाइड, बहुत अनुभवी गाइड। अब लेकिन चीजों को रोचक बनाने के लिए कुछ तो करें। अब जब महल ही बाद के बनाए गए हैं तो शीशा भी बाद में लगा होगा, जोड़ दिया, तो फिर कहां से उसको दिखाया गया होगा? अब फिर सुनना, ये फिर सारा किस्सा निकला कहां से कि अलाउद्दीन खिलजी गया है और फिर रानी पद्मिनी को देख रहा है, और फिर कोई व्यक्ति कह रहा है रानी पद्मिनी श्रीलंका की थी, ये था और वो था किस्सा। एक आदमी हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी, जो यूपी में आता है ना आपका अवधवाड़ा क्षेत्र, यहाँ का था। उसने एक किताब लिखी है पद्मावत 1540 में, मतलब जब यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन था, 300 साल बाद। हाँ 250 साल बाद। हाँ भाई 303 की घटना है मोटा मोटा, आप तो सॉरी 1303 की घटना है, 1300 ही पकड़ लो, 1540 की ये बात है, 250 हो गए। मतलब 250 साल बाद किसी मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी है आपके पद्मावत अवधी भाषा में, वो उसमें ये जानकारी देता है, और उसी को बहुत सारे इतिहासकारों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और उसको कहा बोले हाँ ये सही है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए उसको लिख डाला। बहुत सारे, भले अबुल फजल वो भी ऐसा लिखता है, या फरिश्ता वो भी ये कहता है नहीं साहब हाँ ऐसी बात है। डॉक्टर दशरथ शर्मा वो भी इस चीज को मानते हैं कि नहीं हाँ पद्मिनी जो है ये ऐसा कुछ हुआ था। सूर्यमल मिशन है बूंदी वाले, वो कहते हैं नहीं ये सब बकवास है। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या बकवास है, सुनो अब इस बात को। वो ये लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी कि साहब एक प्रदेश है सिंघल प्रदेश। कौन सा सिंघल प्रदेश? जो आज का श्रीलंका है उसको सिंघल प्रदेश कहते हैं, वो ये कहता है। और वहां के कोई राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी थी चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मिनी। उस पद्मिनी का एक पालतू तोता था जिसका नाम था हीरामन। अब वो जो लिख रहा है ना, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, फिर मैं तर्क के आधार पर एक एक चीज का खंडन करूंगा और फिर जो ऑथेंटिक सोर्स है वो रखूंगा कि साहब वो गंधर्व सेन और चंपावती की बेटी है पद्मिनी। पद्मिनी बहुत सुंदर है और उनका एक पालतू तोता है हीरामन जो इंसान की तरह बोल सकता है। एक दिन वो तोता उड़ गया, पिंजरे से उड़ गया, किसी शिकारी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के किसी एक व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति ने उस तोते को चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह को बेच दिया। रावल रतन सिंह को उस तोते ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। और ऐसा एक किस्सा है कि रावल रतन सिंह की एक पत्नी थी जिनका नाम था नागमती। वो एक दिन सज संवर के और अपने आप को देख रही थी। अब अपने आप को देख रही थी तो इसका मतलब कुछ लोगों के ये भी तर्क आएगा इसका मतलब दर्पण था। अरे भैया पानी में भी देख सकती है, पानी में भी आपको प्रतिबिंब दिखता है। क्योंकि ये तर्क कई बार कहा जाता है कि ये दर्पण उस समय था ही नहीं, दर्पण बना ही बाद में है। तो था कि नहीं था, बढ़ाते हैं आगे विषय को कि नागमती ने उस तोते से पूछा हीरामन से, मैं कैसी लग रही हूं भाई? तोता ये कह रहा है कि जिस तालाब में कभी कोई हंस नहीं आया हो वहां पे हर बगुला अपने आप को हंस ही समझता है। तोता इतना मतलब तोता नागमती को ये कह रहा है, तोता तर्क कर सकता है, तोता इतना मतलब वो है कवि है कि जिस तालाब में कोई हंस नहीं आया हो वहां पे हर बगुला अपने आप को हंस समझता है। तो रानी चिढ़ गई, बोले ये क्या बोल दिया मेरे लिए? बोले इसका मतलब मेरे से सुंदर कोई है? बोले है, बहुत सुंदर है आपसे। कौन?
बोले चित्तौड़ की राजकुमारी है पद्मिनी। रतन सिंह को बताया तो रतन सिंह तोते की बात करके और मोहित हो गए। बोले मैं जाऊंगा शादी करने के लिए। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तोता अगर कोई बैठा हुआ है और ये कहे कि 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर छोड़ो, आपके इस स्टूडियो के नीचे कोई एक सुंदर सी लड़की आपका इंतजार कर रही है, आप नीचे उतर के जाओगे क्या? मतलब आप फ्लैट से नीचे नहीं उतर के जाओ, रतन सिंह ये कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी करते वहां चले गए और फिर योगी का भेष बना के, जोगी बन के कि कोई मेरे को पहचान नहीं ले। वहां गए, कई दिनों तक ढूंढते रहे, रानी पद्मिनी को छुप छुप के देखते रहे और फिर एक दिन गंधर्व सेन ने पहचान लिया कि आप तो जोगी लगते ही नहीं हो, आप तो कहीं के राजा लगते हो। बोले हाँ साहब, मैं चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह हूँ। तो बोले फिर और इसी में अब चित्तौड़ है और सिंघलगढ़ है। हाँ, वो दोनों अलग अलग है इसे में? नहीं, वो सिंघल तो श्रीलंका के लिए लिखा है कि रावल रतन सिंह गए श्रीलंका रानी पद्मिनी से शादी करने के लिए, देखने के लिए। गंधर्व सेन ने पहचान लिया कि आप तो साहब राजा लगते हो, तो आपकी ये ऐसी दशा क्यों बना रखी है? बोले साहब आपकी पुत्री है और मैं पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, और ऐसी ऐसी बात थी, तोते ने बताया था। बोले ठीक है, उनकी शादी कर दी। फिर उसमें लिखा हुआ है कि रावल रतन सिंह कई सालों तक रहते हैं वहां पे। पहले मैं बता देता हूँ, फिर एक एक कमी निकालूंगा इसमें कि कई सालों तक वहां रहते हैं श्रीलंका के उस सिंघल प्रदेश में, जिसको आज श्रीलंका कहते हैं। और फिर अपनी रानी को लेके आते हैं वापस यहाँ पर। अब देखना, एक एक तर्क करना आप इसमें। तोता नागमती के साथ में बात कर रहा है, रावल रतन सिंह के साथ में बात कर रहा है, उनकी सुंदरता के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब तोते को मेवाड़ की भाषा आती है, तोते को भाषा भी आती है, तोते को उपमाएं भी आती है, उपमाएं भी आती हैं। तो या तो रानी पद्मी उसको रावल रतन सिंह को या तो श्रीलंका वाली भाषा आनी चाहिए या तोते को मेवाड़ की भाषा आनी चाहिए। यहाँ राजस्थान में आप 30-40 किलोमीटर पे जहाँ भाषाएं चेंज हो जाती हैं, आप जयपुर साइड में जाओ ये ढूंढाड़ी हो जाती है, नीचे आपके मेवाड़ी हो जाती है, दक्षिण राजस्थान में और वागड़ी हो जाती है, फिर आपके पश्चिम में मारवाड़ी हो जाती है, मालवी, रागड़ी, कई भाषाएं हैं। श्रीलंका तक पहुंचते पहुंचते कितनी भाषा बदल गई होंगी? 100 बदल जाएंगी ना। महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा। अब ऐसे में मतलब तोते को या तो मेवाड़ की आ रही है भाषा या फिर रावल रतन सिंह को वहां की भाषा, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर दूसरा, तोता इतना इंटेलिजेंट है जो आपने कहा कि साहब वो उपमाएं दे रहे हैं, कवि बना हुआ है। फिर वो ये कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कि वहां पे वो कई सालों तक रुका। अरे भैया, रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से शुरू होता है, 1303 में खत्म हो गया। रावल रतन सिंह लगभग 1 साल या इससे कुछ कम ज्यादा तक ही शासन कर पाया था। तो ऐसे में श्रीलंका तक जाना, फिर आना और वहां कई साल तक रुकना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर लास्ट में देखो वो खुद लिख देता है, हालांकि उसने ईमानदारी से लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने कि साहब मैं जो ये लिख रहा हूं ना, इसमें अलाउद्दीन का मतलब माया से है, ये माया का प्रतिरूप है। रावल रतन सिंह जो है ये साहब बुद्धि का प्रतिरूप है। चित्तौड़ जो है ये साहब देह यानी शरीर का प्रतिरूप है। रानी पद्मिनी जो है ये चातुर्य का, बुद्धिमत्ता का प्रतिरूप है। मतलब लास्ट में वो ये खुद लिख देता है ईमानदारी से बात कि मैं जो लिख रहा हूँ ये इतिहास नहीं है, कल्पना है। हाँ, ये लिटरेचर लिख रहा हूँ, मैं साहित्य लिख रहा हूँ। लेकिन हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं, अब अगर वो ये कह दें कि नहीं ये तो कहानी है, इतिहास नहीं है, तो फिर पिक्चर कौन देखने जाए? फिर कमाई कैसे हो? तो इसलिए उस साहित्य को इन्होंने परोस दिया कैसे? इतिहास सच बनाकर। हमारे एक इतिहासकार हुए, बहुत महान इतिहासकार, जिनका मैंने कई बार अभी रेफरेंस लिया है इसमें वीडियो में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उनकी वही किताब उदयपुर राज्य का इतिहास पार्ट 1 में है। उसमें वही लिखते हैं कि साहब मैंने वहां के सोर्सेस खंगाले और वहां पर गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं था। मतलब जिस राजा की पुत्री ये बता रहा है, गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं था। जो टाइम पीरियड बता रहा है, उस टाइम पीरियड में वहां का कोई 2 राजा बताए हैं ओझा जी ने। एक तो कहते हैं कि कीर्ति निशंक देव पराक्रम बाहु 3rd नंबर का कोई राजा था। जैसे होते हैं ना कि रमेश 1st, रमेश 2nd या रमेश 3rd। तो कीर्ति निशंक देव पराक्रम बाहु या तो इस नाम का राजा था या भुवनेक बाहु 4th या इस नाम का राजा था। गंधर्व सेन नाम का कोई राजा वहां पर हुआ ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो किस्सा लिखा गया है कि साहब वो आए, ये तालाब में दिखाया, शीशा लगाया, वो महल ही बांध के हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हाँ, लेकिन रानी पद्मिनी थी। रानी पद्मिनी के जो रिलेटिव थे गोरा और बादल, जो रावल रतन सिंह के योद्धा थे, उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ते लड़ते रणखेत हुए, बलिदान किया, मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन ये बताया जाता है कि रानी पद्मिनी जो थी वो 1600 महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया था, मृत्यु को प्राप्त हुई थी, ताकि
हम अगर मर जाएं तो शरीर भस्म हो जाना चाहिए कि कोई परपुरुष हमारे शरीर को भी स्पर्श नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई ये इसके कुछ कारण ये भी थे कि चित्तौड़ में आप कभी जाना घूमने के लिए, मैं गया हूँ, वहां पर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। हाँ ये शायद आपने भी देखा हो, मेरे को लग रहा है शायद आप गए हैं हाँ, चित्तौड़ कभी। आपकी वीडियो भी है इस पे एक, हाँ अच्छा। और मैंने देखा है उसमें। वो यही है, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पर महिलाओं की, हाँ। भाई क्या मानसिकता थी कि उनको पूरा खंडित नहीं किया, सिर्फ उनका जो विशेष अंग ही खंडित किए गए? बिल्कुल है, वहां पे जो महिलाओं की मूर्तियां बनी हुई ना, हम्म, उनके शरीर के ही स्पेशल अंगों को टारगेट किया हुआ है। हम्म, तो इसी सवाल में ये जवाब भी छिपा हुआ है कि रानी पद्मिनी ने या रानी कर्णावती ने या सिवाना में 1308 का जो साका हुआ, जालोर में 1311 का जो साका हुआ, रणथंभौर में 1301 वाला जो साका हुआ, चित्तौड़ का 1303 वाला जो साका हुआ, या जैसलमेर के जो 2.5 साके हुए, उसमें यहाँ की वीरांगनाएं जोहर क्यों कर लेती थी, उस सवाल का जवाब इसी सवाल में छिपा हुआ है कि चित्तौड़ में जो महिलाओं की मूर्तियां थी उनके शरीर के विशेष अंग ही क्यों तोड़े हुए हैं, बाकी पूरा शरीर तो सही है एकदम। मानसिकता क्या थी यही। अब रही रानी पद्मिनी की बात, तो अब कई व्यूअर सोचेंगे फिर साहब कहाँ की थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी थी, रावल रतन सिंह से ब्याह हुआ था, और ये कोई पूगड़ आता है आपके अभी बीकानेर में, पहले जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था, वहां की रानी पद्मिनी बताई जाती है कि साहब बहुत सुंदर थी, और उनका विवाह हुआ था रावल रतन सिंह के साथ में। लेकिन ये जो साहब श्रीलंका, गंधर्व सेन, चंपावती, दर्पण लगाया और वो आ रहा अटैक करने के लिए, वो अटैक करने के लिए आया था सिर्फ क्योंकि मेवाड़ उसके लिए बहुत चुनौती बना हुआ था, उसको गुजरात और मालवा की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे थे, तो और टैक्स ले लिया था उससे, रावल समर सिंह ने तो टैक्स ले लिया था उससे, जब इसलिए लड़ने के लिए आया था। वो विस्तारवादी सोच थी, विस्तारवादी, सिर्फ ये सिर्फ वही थी। तो बिल्कुल रमन जी, आपने इतनी मतलब रुचि कर, क्या कहूँ मैं, मतलब एक मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं उन बातों को फील कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि भाई क्या लोग थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या क्या उन्होंने सहा, किन मुश्किलों का सामना करके आज हम बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। बिल्कुल, आपका जो अस्तित्व है वो अतीत के कारण है। बिल्कुल, तो अतीत ही हमारा भविष्य भी तय करेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता ही नहीं होगा तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। भाई हमें पता लगेगा हमारे दादा परदादा लड़े हैं तो हमें भी हिम्मत बंधेगी। तो इसलिए सही इतिहास जानना अति आवश्यक है। और पुनः आपका इतना आभार प्रकट करूंगा मैं, क्योंकि आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो हमारे सामने सच आ रहा है, और हम इसमें रुचि ले रहे हैं, साथ ही 10 और लोगों को इसमें रुचि लेने के लिए बोल पा रहे हैं। ये सब आपकी ही नहीं, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक इस विषय को लेकर अलग अलग जो लोग हैं आप उनको अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित कर रहे हैं। और क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या सही और सच्ची जानकारी है, वो आप अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और फिर लोगों के समक्ष आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपकी ऑडियंस या मेरे जो बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके चैनल को वार्तालाप स्टूडियो, बहुत वैसे अच्छी थीम बना रखी है आपने, आप इनके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत महान हस्तियों को ये लोग बुलाते हैं, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं महान हस्ती नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, और इन फ्यूचर में भी इसी प्रकार से ये और कई लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं। अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार अमन जी आपका। और आपने कहा कि आप महान नहीं हैं, महान व्यक्ति नहीं विचारधारा होती है, और आपके विचार अत्यंत महान है। अरे आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, और आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। थैंक यू। जय हिंद।